अध्याय 2331। उषा अपनी धन दौलत का दिखावा करना चाहती है। बार बार दुत्कारे जाने के कारण निमिन सबके सामने खुद को बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। वो जितनी बार रीना से बात करने की कोशिश करता, उसे उतनी ही करारी हार मिलती। रीना का ये सख्त रवैया देखकर आर्यन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि रीना जब किसी पर चिढ़ जाए तो वो उसे पल भर में उसकी औकात दिखा देती थी। मिस, मैंने तो अभी तक अपनी बात पूरी भी नहीं की है और आप लगातार मुझे बोलने से रोक रही हैं। निमिन ने अपना उतरा हुआ चेहरा छपाते हुए कहा। क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पहले से ही किसी के साथ बैठी हूँ? रीना ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए निमिन से कहा। रीना की बात बिल्कुल सही है। तुम अपनी इस आलिशान पार्टी और अपनी उस प्रसिद्ध प्रेमिका पर ध्यान क्यों नहीं देते, जो एक बड़ी महिला स्टार है? आर्यन ने भी निमिन की तरफ देखकर व्यंग किया। भाड़ में जाए सब। निमिन आर्यन के इस टोकने से बुरी तरह चिढ़ गया। उसे आर्यन का रीना के साथ बैठना और खुद का इस तरह अपमानित होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मन ही मन आर्यन से रीना को छीनने की योजना बनाने लगा। अगर मैं दूसरी खूबसूरत महिलाओं से जान पहचान बढ़ाना चाहता हूं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निमिन ने खुद को ऊंचा दिखाते हुए आर्यन से कहा। वो जानता था कि पैसे के बल पर उसने संस्कृति को अपने वश में कर रखा था, इसलिए वो उसके किसी भी काम में दखल नहीं देगी। ये मूर्ख लड़का सबके सामने मुझे इस तरह नजरअंदाज करके दूसरी लड़की के पीछे भाग रहा है। संस्कृति ने मंच से निमिन की ये हरकत देखकर गुस्से में अपने होंठ चबाए। वो जानती थी कि निमिन भले ही एक नंबर का बेवकूफ़ था, लेकिन वो उसके करियर को आर्थिक रूप से संभालने वाली एक बेहतरीन मशीन था, इसलिए वो उसे इस तरह अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। अच्छा, तो तुम्हारी ऐसी सोच है? आर्यन ने निमिन की मूर्खता पर हंसते हुए कहा। निमिन अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर आर्यन के सामने खुद को छोटा साबित नहीं होने देना चाहता था। ऐसा लगता है कि तुम दोनों अभी तक मेरे डोंग परिवार की असली ताकत से वाकिफ नहीं हो। मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हें अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। निमिन ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए बड़े अहंकार से कहा। वो रीना को प्रभावित करने के लिए अपनी सबसे कीमती संपत्ति का प्रदर्शन करने जा रहा था। हालांकि रीना को उसकी इस धन दौलत से कोई सरोकार नहीं था। मिस, मेरे पास एक अत्यंत दुर्लभ और अनमोल चीज है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी? निमिन ने अपनी जेब से एक चमकदार आभूषण निकाला जो दिव्य डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल के टुकड़ों से बना हुआ था। ये देखते ही आसपास खड़े सभी मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि निमिन इतनी आसानी से इतनी दुर्लभ और कीमती चीज एक लड़की को रिझाने के लिए बाहर निकाल देगा। वाह, ये तो सचमुच अद्भुत और अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। लोग आपस में बातें करने लगे। पूरे हॉल में उस आभूषण की चमक फैल गई थी। क्यों, देखा तुमने? क्या तुमने अपने जीवन में कभी ऐसी दिव्य वस्तु देखी है? निमिन ने रीना के सामने उस क्रिस्टल को लहराते हुए बड़े गर्व से कहा। वो वहां मौजूद भीड़ की बड़ाई सुनकर फूले नहीं समा रहा था। ये सचमुच असली है या फिर तुम कोई नकली कांच का टुकड़ा दिखाकर सबको बेवकूफ बना रहे हो? आर्यन ने थोड़ा करीब आकर उस क्रिस्टल का निरीक्षण करते हुए बहुत ही साधारण लहजे में पूछा। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी लाई हुई चीज पर शक करो? निमिन आर्यन की इस बात को सहन नहीं कर पाया। उसे लगा कि आर्यन जानबूझकर सबके सामने उसका मजाक उड़ा रहा है। मैंने तो बस एक सीधा सा अंदाजा लगाया है। आजकल बाजार में ऐसी बहुत सी नकली चीजें घूम रही हैं, आर्यन ने कहा। दरअसल आर्यन ने महसूस किया था कि उस क्रिस्टल के भीतर दिव्य ऊर्जा का अंश बहुत ही कम था और उसके अधिकांश गुण पहले ही नष्ट हो चुके थे। मैं भला किसी को क्यों धोखा दूंगा? तुम जैसे साधारण इंसान के सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर किसी के हाथों से खरीदा है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, निमिन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि तुम सचमुच एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए हो, आर्यन ने हंसते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? निमिन को आर्यन की बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि तुम्हें किसी ने पुराना और इस्तेमाल किया हुआ क्रिस्टल बेचकर ठग लिया है, जिसकी दिव्य ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है, और अब ये तुम्हारे लिए केवल एक मामूली पत्थर के टुकड़े जैसा है, आर्यन ने साफ शब्दों में कहा। साधारण इंसानों के लिए डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल को केवल सजावट की वस्तु समझना उनकी अज्ञानता को दर्शाता था, जबकि ये कल्टीवेटर्स के लिए एक अमूल्य संसाधन था। तुम हमारे पास मौजूद इस दिव्य रत्न के बारे में भला क्या जानते हो? तभी निमिन की मां उषा वहां आ पहुंची और उसने बड़े गुस्से में आर्यन को डांटा। उषा अपने बेटे का पक्ष लेते हुए आर्यन को अपने परिवार का नाम खराब नहीं होने देना चाहती थी। मैं केवल सच कह रहा हूं, अगर आप लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आर्यन ने उषा की तरफ देखकर कहा। सच तो यह है कि तुम्हारे पास खुद ऐसा एक भी क्रिस्टल नहीं होगा, इसलिए तुम यहां खड़े होकर हमारी कीमती चीज पर फालतू की टिप्पणियां कर रहे हो, उषा ने आर्यन को नीचा दिखाते हुए कहा। आपका मतलब इस डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल से है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्रिस्टल मेरे पास भी मौजूद है, आर्यन ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया। यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे मत हाँको। तुम जैसे साधारण लड़के के पास डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल होना बिल्कुल असंभव है। उषा को आर्यन की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ।
क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि ये क्रिस्टल केवल आपके पास ही हो सकता है? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल, हमारे डोंग परिवार के पास ऐसे कई अनमोल डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल सुरक्षित रखे हैं। उषा ने अपने अहंकार से भरे स्वर में कहा। आर्यन, ये महिला आखिर इतनी पागल और मूर्ख क्यों है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? तभी आर्यन की चेतना के भीतर से अनन्या की आवाज गूंजी, जो इस तमाशे को देख रही थी। शायद तुम सही कह रही हो, ये धन के घमंड में थोड़ी पागल हो चुकी है। आर्यन ने अनन्या को मन ही मन जवाब दिया। उसने देखा कि उषा अपने सामने किसी और की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, विशेष रूप से इस भरी महफिल में जहां उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम केवल हमारे वैभव को देखकर हमसे जल रहे हो, उषा ने आर्यन को उकसाते हुए कहा। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मेरे पास भी एक क्रिस्टल मौजूद है, आर्यन ने दोहराया। तो फिर देर किस बात की? इसे बाहर निकालकर सबको दिखाओ क्यों नहीं? क्या तुम पकड़े जाने के डर से घबरा रहे हो? उषा ने चुनौती दी। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन केवल झूठ बोल रहा था। हाँ, हमें भी देखना है, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी उषा का समर्थन करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। वे सभी डोंग परिवार के चापलूस और अधीनस्थ थे, इसलिए वे आर्यन को नीचा दिखाना चाहते थे। रीना, क्या आर्यन किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा? सई ने अपनी बेटी के कान में धीरे से कहा। वो इस माहौल को देखकर थोड़ी चिंतित हो गई थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, आर्यन को अच्छी तरह पता है कि उसे क्या करना है। रीना ने शांत रहकर अपनी माँ को ढांढस बंधाया। क्या तुम दोनों के पास इनसे निपटने की कोई योजना है? सई ने पूछा। इन जैसे साधारण लोगों से निपटने के लिए किसी योजना की कोई आवश्यकता नहीं है, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर आप सभी की यही इच्छा है तो मैं आप सबको अपनी छोटी सी संपत्ति की एक झलक दिखा ही देता हूं, आर्यन ने उपस्थित सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद आर्यन ने धीरे से अपने स्पेस रिंग से एक असली डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल बाहर निकाला। जैसे ही वो क्रिस्टल आर्यन के हाथ में आया, उसके भीतर से निकलने वाली अलौकिक और शुद्ध लाल ऊर्जा ने पूरे हॉल को अपनी रोशनी से भर दिया। उसकी आभा और शक्ति निमिन के उस आभूषण से 100 गुना ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली थी। इसके पास तो सचमुच असली क्रिस्टल है। वहां मौजूद सभी मेहमान ये देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन जैसा साधारण लड़का इतना अमीर और शक्तिशाली होगा। वाह, ये तो सचमुच कमाल का है। सई ने जब आर्यन के हाथ में वो दिव्य क्रिस्टल देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी का साथी इतना प्रभावशाली व्यक्ति है। वहीं दूसरी तरफ सई की सहेलियां जो अब तक डोंग परिवार की बड़ाई कर रही थीं, वे भी आर्यन के इस वैभव को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने लगीं। उषा और निमिन दोनों कुछ पलों के लिए पूरी तरह सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण लड़का उनकी बराबरी कर सकता है। ऐसा लगता है कि इस लड़के के हाथ कहीं से एक क्रिस्टल लग गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह हमारे डोंग परिवार की बराबरी कर सकता है। उषा ने खुद को संभालते हुए आर्यन का मजाक उड़ाने की कोशिश की। तुम्हारे पास तो केवल यही एक छोटा सा टुकड़ा है ना? हाँ, मेरे पास तो बस यही है, लेकिन आप बताइए कि आपके पास ऐसे कितने क्रिस्टल मौजूद हैं? आर्यन ने उषा के अहंकार को और हवा देते हुए पूछा। निमिन, देर मत करो, हमारे पास जो कुछ भी है उसे बाहर निकालो और इस लड़के को इसकी असली औकात दिखाओ, उषा ने अपने बेटे को आदेश दिया। जी मां। निमिन ने तुरंत अपनी जेब से 2 और डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल निकाले और उन्हें आर्यन के सामने मेज पर रख दिया। अब देखो, तुम्हारे पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी, उषा और निमिन ने एक साथ मिलकर आर्यन से कहा। अगर आपके पास 3 हैं तो मेरे पास भी कमी नहीं है। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ से 2 और क्रिस्टल बाहर निकालकर रख दिए, जिससे उसके पास अब कुल 3 क्रिस्टल हो गए थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान ये देखकर दंग थे कि आर्यन कितनी सहजता से ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ क्रिस्टल को बाहर निकाल रहा था, जैसे वे कोई मामूली पत्थर हों। उषा और निमिन के चेहरों पर अब हवाइयां उड़ने लगी थीं और उनका पसीना छूटने लगा था। वे समझ चुके थे कि आर्यन उनकी सोच से कहीं ज्यादा अमीर था। निमिन, तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा है उसे तुरंत बाहर निकालो। हम इस साधारण लड़के से हार नहीं मान सकते। ये हमारे डोंग परिवार के सम्मान और गौरव की बात है, उषा ने घबराते हुए अपने बेटे से कहा। मैं समझ गया मां। निमिन ने अपनी पूरी ताकत समेटते हुए अपने पास मौजूद अंतिम 5 डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल बाहर निकाल दिए और आर्यन की तरफ घूरते हुए कहा, अब मेरे पास कुल 5 क्रिस्टल हैं, क्या तुम इसका मुकाबला कर सकते हो? वहां मौजूद अन्य मेहमान डोंग परिवार और आर्यन के बीच चल रही इस अनोखी जंग को केवल मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में दिव्य क्रिस्टल देखना उनके वश की बात नहीं थी। अब हमारी जीत पक्की है, निमिन ने राहत की सांस लेते हुए बड़े घमंड से कहा। उसे पूरा विश्वास था कि आर्यन के पास इससे ज्यादा क्रिस्टल नहीं होंगे। तो फिर ये लीजिए, मेरे पास पूरे 10 क्रिस्टल हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए निमिन के क्रिस्टल की संख्या से ठीक दुगनी मात्रा में चमकते हुए 10 चमकते डिवाइन रेड प्रोफाउंड क्रिस्टल मेज पर सजा दिए। क्या? निमिन का मुंह खुला का खुला रह गया और वो पूरी तरह कांपने लगा। आर्यन का ये कदम उनकी समझ से बिल्कुल परे था। एक ही पल में आर्यन ने डोंग परिवार के पूरे अहंकार को पैरों तले कुचल दिया था। क्यों? क्या आपके पास दिखाने के लिए कुछ और बचा है? आर्यन ने निमिन और उषा की तरफ देखते हुए बहुत ही ठंडे और शांत स्वर में पूछा। आर्यन की उस विजयी मुस्कान को देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि वे गलत व्यक्ति से पंगा ले बैठे थे और इस बार उनकी हार निश्चित थी। अध्याय 2332 महफिल में फाल्गुनी का आगमन।
निमिन और उषा दोनों पूरी तरह से भ्रमित होने लगे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि आर्यन ने उन्हें धन दौलत के मामले में चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ और नहीं बचा है? उषा ने घबराते हुए दबे स्वर में निमिन से पूछा। नहीं माँ, मेरे पास अब एक भी क्रिस्टल नहीं बचा है। जो कुछ भी था वो सब मैंने मेज पर रख दिया है, निमिन ने बेबसी से कहा। अब उसके पास अपने शरीर पर कोई दूसरा खजाना नहीं बचा था। उषा ने गुस्से में अपने दांत भींचे। वो जानती थी कि वे आर्यन से बुरी तरह हार चुके हैं और ये उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। हमें इस लड़के को नीचा दिखाने के लिए तुरंत कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, अन्यथा इस महफिल में हमारी बची कुची इज्जत भी धूल में मिल जाएगी, उषा ने मन ही मन सोचा। वो आर्यन द्वारा किए गए इस तमाशे से बेहद परेशान थी। मैं मानती हूं कि तुम एक बहुत अमीर व्यक्ति हो और तुम्हारे पास बहुत सारे क्रिस्टल हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास वो अनमोल रत्न नहीं है जो मेरे बेटे के पास है, उषा ने अचानक अपनी आवाज को फिर से ऊंचा करते हुए आर्यन से कहा। भला इसके पास ऐसा क्या खास है? मुझे तो इसमें कोई भी अच्छी चीज दिखाई नहीं दे रही है, आर्यन ने निमिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम जरा सामने देखो, हमारे पास संस्कृति जैसी महान और प्रभावशाली हस्ती है। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो इस समय पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय महिला स्टार है। उषा ने संस्कृति का सहारा लेकर आर्यन को घेरने की कोशिश की। वो जानती थी कि संस्कृति की लोकप्रियता के सामने कोई नहीं टिक सकता था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में ये लड़का हमारा मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, उषा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचा। संस्कृति को इस समय पूरी दुनिया जानती थी और उसकी लोकप्रियता के शिखर को छूना किसी साधारण इंसान की बस की बात नहीं थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास संस्कृति से भी कहीं ज्यादा बेहतर और लोकप्रिय हस्ती मौजूद है, आर्यन ने कहा। क्या? संस्कृति ये सुनकर पूरी तरह चौंक गई। तुम जरूर मुझसे कोई मजाक कर रहे हो। भला इस दुनिया में लोकप्रियता के मामले में मुझसे बेहतर कौन हो सकता है? संस्कृति ने आगे बढ़कर आर्यन से कहा। वो इस समय स्टारडम के शिखर पर थी और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता था, इसलिए उसे आर्यन की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत लग रही थी। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? आर्यन ने संस्कृति की तरफ देखकर पूछा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, और मुझे क्या, यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी इस झूठी बात पर यकीन नहीं होगा, संस्कृति ने गर्व से कहा। वहां मौजूद अन्य मेहमानों ने भी संस्कृति की बात का समर्थन किया और वे आर्यन की बात को केवल एक कोरी कल्पना मानने लगे। संस्कृति इस समय पूरी दुनिया में नंबर 1 है, उसका मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है, निमिन ने भी अपनी मां का साथ देते हुए आर्यन से कहा। उसे पूरा विश्वास था कि पूरी पृथ्वी पर संस्कृति से बड़ी कोई दूसरी स्टार नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे आपको एक छोटी सी झलक दिखानी ही पड़ेगी, आर्यन ने वहां उपस्थित सभी लोगों से कहा। इसके बाद आर्यन ने फाल्गुनी को यहां बुलाने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर फाल्गुनी यहां आ गई तो संस्कृति का सारा घमंड एक पल में चूर चूर हो जाएगा। आर्यन ने अपनी आवाज की तरंगों का उपयोग करके शहर में मौजूद फाल्गुनी से संपर्क किया और उसे तुरंत इस बंगले में आने को कहा। चूंकि वे सभी इस समय पृथ्वी पर ही थे, इसलिए आपस में संपर्क करना बहुत आसान था। रीना, आर्यन अब क्या करने जा रहा है? सई ने रीना के पास आकर धीरे से पूछा। वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि आर्यन का इशारा किस तरफ है और वो किस बड़ी हस्ती को यहां बुलाने की बात कर रहा है। वो जो भी होंगी बेहद महान हस्ती होंगी। माँ, आप थोड़ी ही देर में सब जान जाएंगी, रीना ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा। सई के मन में उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। वो जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर संस्कृति से भी बड़ी स्टार कौन हो सकती है जिसे आर्यन इतनी सहजता से बुला रहा था। आसपास खड़े लोग भी तरह तरह के कयास लगाने लगे कि आर्यन ने किसे संदेश भेजा है। संस्कृति के मन में भी थोड़ी घबराहट पैदा होने लगी थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन है जो उसकी जगह ले सकता है। फाल्गुनी बहुत जल्द यहां पहुंचने वाली थी, इसलिए आर्यन बस शांत रहकर इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ उषा और निमिन थोड़े चिंतित थे कि अगर वे इस बार भी हार गए तो उनके पास छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम चिंता मत करो निमिन, सब ठीक हो जाएगा। इस लड़के के पास ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं हो सकती, उषा ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। वो मानती थी कि संस्कृति से बड़ी किसी स्टार का आर्यन के बुलाने पर तुरंत यहां आ जाना पूरी तरह असंभव था, इसलिए वे पूरी तरह सुरक्षित थे। काफी समय बीत गया, लेकिन आर्यन द्वारा बुलाई गई वो महान हस्ती अभी तक हॉल में दिखाई नहीं दी थी। कहाँ है वो महान हस्ती? क्या तुम सिर्फ समय काटने के लिए हमसे झूठ बोल रहे थे? निमिन ने आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहा। शांत रहो, वो बस यहां पहुंचने ही वाली है, आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में निमिन से कहा। तुम्हें अब अपनी इस झूठी कल्पना को बंद कर देना चाहिए। तुम्हारे पास धन हो सकता है, लेकिन कला और प्रभाव के मामले में तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, निमिन ने गर्व से कहा। हाँ, मैं ही इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टार हूं, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, संस्कृति ने भी पूरे अहंकार के साथ अपनी बात दोहराई। क्षमा चाहती हूं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, आप सभी को मेरा इंतजार करना पड़ा। तभी अचानक पूरे हॉल में एक अत्यंत मधुर, सौम्य और आनंद से भरी आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो आवाज इतनी जादुई और सम्मोहक थी कि कोई भी इंसान अपनी सुध बुध खोए बिना नहीं रह सका।
ओह, ये जादुई आवाज किसकी है? लोग मंत्रमुग्ध होकर उस आवाज के स्रोत को चारों तरफ ढूंढने लगे। संस्कृति का पूरा शरीर अचानक तनाव से अकड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी सम्मोहन कला उस आवाज के सामने पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कला और प्रभाव के मामले में उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, तभी वो इतनी आसानी से उसके जादू को बेअसर कर पाया। तभी आसमान से उतरती हुई एक अत्यंत सुंदर महिला हॉल के बीचों बीच प्रकट हुई, जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की सांसें थम गई। ये अलौकिक सुंदरी कौन है? ऐसा लगता है मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। लोग उस महिला के चेहरे को देखकर आपस में बात करने लगे। वो चेहरा हर किसी को बेहद जाना पहचाना लग रहा था। ये तो वही है। संस्कृति ने जब उस महिला का चेहरा देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मनोरंजन की दुनिया से जुड़े होने के कारण वो अच्छी तरह जानती थी कि ये महान हस्ती कौन थी। ये असंभव है। वे तो कई वर्षों पहले अचानक इस दुनिया से गायब हो चुकी थीं, फिर वे आज इस साधारण सी जगह पर कैसे दिखाई दे सकती हैं? संस्कृति ने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए अपने हाथ को जोर से चुट्टी काटी, ताकि वो जान सके कि ये कोई सपना तो नहीं है। रुको, क्या ये सचमुच फाल्गुनी है? वही महान स्टार महिला जो अतीत में लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर थीं और जिन्हें आज भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना जाता है? हाँ, ये सचमुच वही हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे आज हमारे सामने खड़ी हैं। उनका आभा मंडल सचमुच अविश्वसनीय है। आखिरकार वहां मौजूद सभी पुराने प्रशंसकों ने फाल्गुनी को पहचान लिया और वे खुशी से झूम उठे। उषा और निमिन ने जब देखा कि उनके बंगले में कौन आया है तो वे पूरी तरह सन्न रह गए। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये नहीं हो सकता। मुझे मत बताना कि ये लड़का फाल्गुनी का जानने वाला है। ये पूरी तरह असंभव है। निमिन ने मन ही मन बेहद डरते हुए सोचा। फाल्गुनी जैसी महान हस्ती जो सालों से किसी के सामने नहीं आई थी, वो आज आर्यन के एक बुलावे पर यहाँ खिंची चली आई थी। ये सचमुच फाल्गुनी है। वे वापस आ गई हैं और पहले से कहीं ज्यादा दिव्य लग रही हैं। फाल्गुनी के कुछ पुराने प्रशंसकों ने हॉल में नारे लगाना शुरू कर दिया। वे लंबे समय बाद अपनी पसंदीदा स्टार को अपने सामने देखकर फूले नहीं समा रहे थे। आर्यन, क्या बात है? तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? फाल्गुनी ने आर्यन के करीब आकर बहुत ही मधुर और अपनेपन से भरे स्वर में उसकी जरूरत पूछी। ये लोग मुझे अपनी बड़ी बड़ी जान पहचान और प्रसिद्ध लोगों का धौंस दिखाकर ये साबित करना चाहते थे कि मेरे पास कोई प्रभावशाली मित्र नहीं है। आर्यन ने फाल्गुनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 2333 फाल्गुनी बनाम संस्कृति। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ बिना किसी वजह के तुम्हारे काम में अड़ंगा डालने और तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। फाल्गुनी ने आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। फाल्गुनी ने पल भर में पूरी स्थिति को भांप लिया। उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाईं और पास ही खड़ी संस्कृति को देखा, जो उसे ही घूर रही थी। तो तुम ही हो जो यहाँ आर्यन के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही हो? फाल्गुनी ने सीधे संस्कृति की आंखों में देखते हुए शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा। मैं संस्कृति फाल्गुनी की उस दिव्य और शक्तिशाली आभा मंडल के सामने अचानक बेहद डर गई। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस महान हस्ती का सामना कैसे करे। लेकिन अगले ही पल संस्कृति के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। अगर वो आज इस भरी महफिल में फाल्गुनी को हरा देती है तो वो पूरी दुनिया में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर देगी और उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगेगी। अगर मैंने ऐसा किया भी तो इसमें क्या गलत है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इस साधारण लड़के से कोई गहरा नाता होगा। संस्कृति ने खुद को मजबूत दिखाते हुए फाल्गुनी से कहा। तुम्हारी हिम्मत तो सचमुच तारीफ के काबिल है। फाल्गुनी ने संस्कृति की तरफ देखकर कहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि संस्कृति आर्यन की असली पहचान से पूरी तरह अनजान होकर इतनी बड़ी भूल कर रही थी। मैं किसी से नहीं डरती, चाहे कोई भी सामने आ जाए, संस्कृति ने अपने घमंड को वापस लाते हुए कहा। क्या तुम गायन कला में मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? फाल्गुनी ने सीधे शब्दों में चुनौती दी। वो इस अहंकारी लड़की को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बिल्कुल, मैं इस मुकाबले से कदम पीछे नहीं हटाऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि आज के समय में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आवाज किसकी है। संस्कृति ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। संस्कृति, आगे बढ़ो और इस महिला को अपनी असली ताकत दिखा दो। तभी उषा और निमिन ने पीछे से संस्कृति का हौसला बढ़ाते हुए कहा। वे दोनों आर्यन से धन दौलत के मामले में बुरी तरह हार चुके थे, इसलिए अब उनके पास आर्यन और फाल्गुनी को नीचा दिखाने के लिए केवल संस्कृति की कला का ही एकमात्र सहारा बचा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हो, फाल्गुनी ने कहा। उसने संस्कृति को सचेत कर दिया कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, क्योंकि ये मुकाबला उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। संस्कृति फाल्गुनी के साथ मंच की तरफ बढ़ी, जहां वे दोनों अपनी अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली थीं। पहले तुम्हारी बारी है, तुम आगे जाओ और अपनी जादुई आवाज और कला का प्रदर्शन करो, फाल्गुनी ने संस्कृति को पहले मौका देते हुए कहा। हाँ, तुम बस ध्यान से देखना और सुनना। मैं तुम्हें वो गायन दिखाऊंगी जो तुम्हारी सोच से कहीं ऊपर है।
संस्कृति ने अहंकार से कहा। आओ शुरू करो। पूरा हॉल इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। मेहमानों के बीच भारी उत्साह था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि अतीत की महान स्टार फाल्गुनी और आज की सनसनी संस्कृति में से कौन बेहतर साबित होता है। तुम बस देखते जाओ आर्यन, इस बार तुम्हारी ये मित्र बुरी तरह हारने वाली है और तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। निमिन ने आर्यन के पास आकर ताना मारा। क्या तुम इस बात पर मुझसे कोई शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? आर्यन ने निमिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन को फाल्गुनी की दिव्य शक्तियों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे शर्त लगाने में कोई झिझक नहीं थी। बिल्कुल, मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे रत्ती भर भी नहीं डरता। निमिन ने आर्यन की चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। आर्यन की लगातार बढ़ती उकसावे वाली बातों के कारण वो खुद पर नियंत्रण खो चुका था। इस बार मैं निश्चित रूप से जीतूंगा और तुम्हें इस पूरी महफिल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, निमिन ने कहा। ठीक है, हमारी शर्त पक्की हुई, लेकिन याद रखना, जब तुम ये शर्त हार जाओ तो बच्चों की तरह यहां रोना मत, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कभी नहीं रोऊंगा, बल्कि तुम बहुत जल्द अपनी इस हार और अपमान का कड़वा घूंट पीने वाले हो, निमिन ने गुस्से में अपने हाथ भींचे। दोनों के बीच दुश्मनी और नफरत का माहौल चरम पर पहुंच चुका था। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। आर्यन जहां फाल्गुनी का समर्थन कर रहा था, वहीं निमिन अपनी पूरी ताकत से संस्कृति के पक्ष में खड़ा था। संस्कृति ने सबसे पहले मंच संभाला और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उसने एक बहुत ही मधुर गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज और गाने का अंदाज सचमुच बेहद आकर्षक था, जिसने सुनते ही वहां मौजूद लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसकी आवाज तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। मेहमानों को यह स्वीकार करना पड़ा कि संस्कृति की गायकी असाधारण थी, और वो किसी भी मायने में अतीत की फाल्गुनी से कम नहीं लग रही थी। हर कोई उसकी आवाज के जादू में खोने लगा था और उनका मन शांत होने लगा था। अच्छा, तो ये इस तरह की कला का उपयोग कर रही है। मैं पूरी स्थिति समझ गई, फाल्गुनी ने संस्कृति के गाने के तरीके को देखकर मन ही मन कहा। फाल्गुनी, तुम्हें अब अपनी शक्ति को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लड़की अपनी सम्मोहन कला का उपयोग करके लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर रही है। तुम अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करो, आर्यन ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से फाल्गुनी को सचेत किया। मैं समझ गई आर्यन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही काम करूंगी और इसके इस झूठे सम्मोहन को नष्ट कर दूंगी, फाल्गुनी ने आर्यन को आश्वस्त किया। संस्कृति ने अपना गाना पूरा किया और पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगर तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी क्षमता बची है तो मुझे इस मंच पर हरा कर दिखाओ, संस्कृति ने फाल्गुनी के पास आकर बड़े घमंड से कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से पराजित कर दूंगी, फाल्गुनी ने कहा। संस्कृति का अहंकार जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था और फाल्गुनी के लिए उसे इस विशाल दुनिया की असली शक्तियों का एहसास कराना बेहद जरूरी हो गया था। ये दुनिया बहुत बड़ी थी और संस्कृति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लोग यहां मौजूद थे, इसलिए उसका इस तरह घमंड करना पूरी तरह व्यर्थ था। तो फिर अब मेरी बारी है, फाल्गुनी ने मंच की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। फाल्गुनी जैसे ही मंच पर पहुंची, पूरे हॉल का माहौल अचानक पूरी तरह शांत हो गया। वहां वैसी हलचल और शोर नहीं था जैसा संस्कृति के समय था। दरअसल संस्कृति ने अपनी सम्मोहन कला का उपयोग करके वहां मौजूद अधिकांश मेहमानों के दिमाग को अपने वश में कर लिया था, जिसके कारण वे फाल्गुनी का स्वागत करने की स्थिति में नहीं थे। आर्यन, ये सब कितना अजीब है। ये लोग अचानक इस तरह शांत और बेजान क्यों हो गए हैं? रीना ने इस ठंडे माहौल को देखकर आर्यन से पूछा। ये लड़की बेहद चालाक है। इसने अपनी सम्मोहन कला का उपयोग करके इस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की चेतना को अपने नियंत्रण में ले लिया है, आर्यन ने रीना की शंका को दूर किया। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब इसका पिछला गाना कोई साधारण कला नहीं, बल्कि मेहमानों को वश में करने का एक मायावी जाल था। रीना को पूरी स्थिति समझ में आ गई। संस्कृति उसकी सोच से कहीं ज्यादा धूर्त निकली थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रीना, फाल्गुनी के लिए इस तरह की मामूली समस्याओं से निपटना बेहद आसान काम है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन फाल्गुनी की असली दिव्य शक्ति से भली भांति परिचित था। संस्कृति जैसी कमजोर महिला की मायावी कला फाल्गुनी के सामने एक पल नहीं टिक सकती थी। फाल्गुनी की आवाज में वो दिव्य शक्ति थी जो पूरी सृष्टि को अपने सामने झुका सकती थी। फाल्गुनी ने आखिरकार अपने होठों को खोला और उसकी दिव्य आवाज हॉल में गूंजने लगी। वो कोई साधारण गीत नहीं था, बल्कि सुरों और दिव्य ऊर्जा का ऐसा संगम था जो सीधे आत्मा को छूता था। उसकी आवाज में ब्रह्मांड की पवित्रता, आशीर्वाद और अलौकिक सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ था। जैसे ही वो दिव्य ध्वनि मेहमानों के कानों में पहुंची, संस्कृति द्वारा किया गया वो काला सम्मोहन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और सभी लोग तुरंत होश में आ गए। ये तो अद्भुत है, ये आवाज कितनी दिव्य है। फाल्गुनी के गाते ही पूरे हॉल का माहौल पूरी तरह बदल गया और लोग दीवानों की तरह झूमने लगे। ये असंभव है। संस्कृति ये देखकर पूरी तरह हक्की बक्की रह गई।
फाल्गुनी के गाते ही हॉल में जो उत्साह और दीवानगी देखने को मिल रही थी, संस्कृति के प्रदर्शन से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। उन दोनों की क्षमताओं के बीच जमीन आसमान का अंतर था, और संस्कृति दूर दूर तक फाल्गुनी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। फाल्गुनी ने अपनी कला का ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और पवित्र आवाज के सामने पूरी महफिल ने स्वतः ही अपना सिर झुका दिया। फाल्गुनी को गाते हुए सुनना ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई साक्षात देवदूत धरती पर आकर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसा रहा हो। ये मेरी खूबसूरत पत्नी है, इसने सचमुच बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, आर्यन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। फाल्गुनी को गाते देखकर वो बेहद संतुष्ट था, और उसकी इस दिव्य प्रस्तुति ने आर्यन के दिल को असीम आनंद से भर दिया था। दूसरी तरफ निमिन, उषा और संस्कृति तीनों ही एक गहरी मुसीबत में फंस चुके थे। ये बिल्कुल साफ था कि वे हर मोर्चे पर आर्यन से पूरी तरह हार चुके थे। लगता है इस मुकाबले में मेरी ही जीत हुई है, आर्यन ने निमिन की तरफ देखते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। वैसे युवा मास्टर, हमारी उस शर्त को भूल मत जाना। मैं नहीं चाहता कि डोंग परिवार का वारिस अपनी जुबान से मुकर कर समाज में अपनी बची कुची इज्जत भी खो दे। आर्यन ने अपनी बुद्धिमानी से उन तीनों को पूरी महफिल के सामने एक मजाक बनाकर रख दिया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फाल्गुनी ने मंच से झुककर उन सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उसकी आवाज को इतने ध्यान से सुना था। पूरा हॉल तालियों और उत्साही चीखों से गूंज उठा। प्रशंसक फाल्गुनी की वापसी और उसके इस जादुई प्रदर्शन से इतने खुश थे कि वे अपनी जगह पर खड़े होकर लगातार तालियां बजा रहे थे। सभी का मनोरंजन करने के बाद फाल्गुनी सीधे आर्यन की तरफ बढ़ी। उसके दिव्य और प्रभावशाली आभा मंडल के सामने वहां मौजूद लोग इतने झिझक रहे थे कि वे चाहकर भी उससे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। निमिन ने एक बार फिर फाल्गुनी की तरफ देखा। वो देख सकता था कि सौंदर्य और प्रतिभा दोनों ही मामलों में फाल्गुनी का स्तर संस्कृति से कहीं ज्यादा ऊपर था। उसके मन में एक बार फिर वासना ने सिर उठाया और वो फाल्गुनी को हासिल करने के गंदे सपने देखने लगा। मिस फाल्गुनी, जरा 1 मिनट रुकिए, निमिन ने आगे बढ़कर फाल्गुनी का रास्ता रोकते हुए कहा। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तुरंत मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। फाल्गुनी ने अत्यंत कड़े और ठंडे स्वर में उसे फटकार दिया। निमिन का चेहरा अपमान के कारण एक बार फिर काला पड़ गया और अत्यधिक गुस्से के कारण उसके मुंह से एक खून का कतरा निकल आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रीना की तरह फाल्गुनी भी उसे इस तरह सरेआम दुत्कार कर आगे बढ़ जाएगी। धिक्कार है, निमिन गुस्से से पागल हो रहा था। आर्यन और उसकी महिलाओं द्वारा बार बार किए जा रहे इस अपमान के कारण उसके मन में आर्यन के खिलाफ नफरत की आग सुलगने लगी थी। ऐसा लगता है कि इस संगीत के मुकाबले में मेरी ही जीत तय हो चुकी है। क्या तुम अब अपनी हार स्वीकार करती हो? फाल्गुनी ने संस्कृति के सामने आकर पूछा। मैं अभी पूरी तरह हारी नहीं हूं, संस्कृति ने अपने अहंकार को जिंदा रखते हुए कहा। वो अभी भी मानती थी कि वो आर्यन और फाल्गुनी के खिलाफ कुछ कर सकती है। तो फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मुझसे शारीरिक शक्ति का मुकाबला करना चाहती हो? फाल्गुनी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा सामना करूंगी, संस्कृति ने कहा, और वो अपनी कल्टीवेशन की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार होने लगी। उसे अभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पूरा भरोसा था कि वो फाल्गुनी को मात दे सकती है। संस्कृति, आगे बढ़ो और इसे अपनी असली ताकत का एहसास कराओ, उषा और निमिन ने पीछे से चिल्लाकर कहा। वे दोनों धन और सम्मान के मामले में पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, इसलिए अब वे संस्कृति की कल्टीवेशन शक्ति के बल पर आर्यन को कुचलना चाहते थे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत की एक छोटी सी झलक दिखा देती हूं, फाल्गुनी ने कहा, और उसने अपने भीतर छिपी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त कर दिया। फाल्गुनी का वो ऊर्जा दबाव इतना शक्तिशाली और भारी था कि संस्कृति उसे एक पल के लिए भी सहन नहीं कर पाई। वो तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके ऊपर कोई विशाल पहाड़ रख दिया गया हो। क्या तुम अभी भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखती हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, फाल्गुनी ने नीचे बैठी संस्कृति से पूछा। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझमें अब आपका सामना करने का साहस नहीं है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। संस्कृति ने थरथराते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगी। आखिरकार उसे समझ आ चुका था कि उन दोनों की शक्तियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे वो कभी पार नहीं कर सकती थी। अगर माफी मांगनी ही है तो इसे ढंग से मांगो, अन्यथा मैं तुम्हें इस दबाव से कभी मुक्त नहीं करूंगी, फाल्गुनी ने कहा। मैं सचमुच मिस फाल्गुनी से अपने किए की माफी मांगती हूं। कृपया दया करके मुझे क्षमा कर दें। मैं भविष्य में कभी भी आपको या आपके मित्रों को परेशान नहीं करूंगी, संस्कृति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है,
मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने दोबारा कभी कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा। फाल्गुनी ने अपनी शक्ति को वापस लेते हुए कहा। मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगी। संस्कृति ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छे। फाल्गुनी उसके इस बदले हुए व्यवहार से संतुष्ट हुई। इसके बाद वो सीधे सई के पास पहुंची। नमस्ते आंटी। फाल्गुनी ने बहुत ही आदर के साथ सई का अभिवादन किया। नमस्ते। सई अचानक फाल्गुनी जैसी बड़ी हस्ती को अपने सामने देखकर थोड़ी हैरान रह गई। फाल्गुनी ने अपने साथ लाया हुआ एक छोटा सा कीमती उपहार सई को भेंट किया और उम्मीद जताई कि उन्हें यह पसंद आएगा। तुम सचमुच बहुत ही दयालु और संस्कारी लड़की हो। सई ने उपहार स्वीकार करते हुए उसकी तारीफ की। ये सब इसलिए है क्योंकि बड़ी बहन रीना ने हमेशा मेरी बहुत मदद की है और मेरा ख्याल रखा है, इसलिए उनके परिवार का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। फाल्गुनी ने रीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रीना, क्या ये लड़की तुम्हारी शिष्य है? सई ने उत्सुकता से अपनी बेटी से पूछा। नहीं माँ, ये मेरी छोटी बहन जैसी है और इसका भी आर्यन के साथ एक गहरा संबंध है। शायद मैं इसके बारे में आपको पहले बताना भूल गई थी, रीना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। दरअसल रीना जानबूझकर अपनी प्रेम कहानी में अपनी मां को ज्यादा शामिल नहीं करना चाहती थी ताकि वे किसी असमंजस में न पड़ जाएं। ओ भगवान, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सही पूरी तरह अचंभित रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन जैसा साधारण दिखने वाला लड़का फाल्गुनी जैसी दिव्य सुंदरी का दिल जीत सकता है, जिसके पूरे दुनिया में करोड़ों प्रशंसक थे। वो अब तक आर्यन को एक बेहद साधारण युवक समझ रही थी, लेकिन आज उसके सामने आर्यन के प्रभाव की एक नई सच्चाई उगार हुई थी। यहां क्या बकवास चल रही है और ये पूरा हॉल इस तरह बिखरा हुआ क्यों है? तभी अचानक एक अधेड़ उम्र का पुरुष हॉल में दाखिल हुआ। वो बड़े गुस्से में चारों तरफ देखा। वो इस आलीशान पार्टी का मुख्य आयोजक था, जिसे उसने कुछ बेहद महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए आयोजित किया था। मेरे प्यारे पति, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जरा देखिए कि कुछ बाहरी लोग यहां आकर हमारे घर में तमाशा कर रहे हैं और हमें अपमानित कर रहे हैं, उषा ने उस पुरुष के पास दौड़कर जाते हुए कहा। वो नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि उषा का पति और इस डोंग साम्राज्य का सर्वे सर्वा गुलजुन था। उसका शरीर काफी सुदृढ़ था और उसके चारों तरफ एक रौबदार आभामंडल था, जिससे साफ झलकता था कि वो एक बड़ी महत्वाकांक्षी रखने वाला शक्तिशाली व्यक्ति था। क्या? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बनाए महल में आकर मेरे ही परिवार को चुनौती दे? क्या वे सभी अपनी जान से हाथ धोना चाहते हैं? गुलजुन ने गुस्से से गरजते हुए कहा। अपनी पार्टी का ये हाल देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मुझे लगता है कि आपको पूरी सच्चाई का पता नहीं है और यहां एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, आर्यन ने आगे बढ़कर गुलजुन से कहा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? गुलजुन ने अपनी लाल आंखें आर्यन पर टिकाते हुए पूछा। मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मुझे तुम जैसे लोगों को जानने में कोई दिलचस्पी है, आर्यन ने बहुत ही ठंडे और लापरवाह स्वर में जवाब दिया। उसने गुलजुन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जैसे वो कोई मामूली इंसान हो। अपमान की इस सीमा को देखकर गुलजुन का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गुलजुन ने अपने भीतर से एक भयानक और डरावनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त किया और ऐसा लगा मानो वो अगले ही पल आर्यन पर हमला कर देगा। छोटे भाई गुलजुन, आखिर यहां क्या समस्या है? तभी अचानक हॉल के पिछले हिस्से से प्राचीन वस्त्र पहने 3 रहस्यमयी पुरुष हॉल में बाहर आए और वे सीधे गुलजुन के पास पहुंचे। उनके पहनावे और उनके चलने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वे इस आधुनिक शहर के निवासी नहीं थे। आर्यन ने जैसे ही उनकी ऊर्जा को महसूस किया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वे तीनों वास्तव में कुनलुन पवित्र भूमि से आए शक्तिशाली कल्टीवेटर्स थे। वहां आने वालों में एक युवा पुरुष था जो दिखने में काफी शालीन और प्रभावशाली लग रहा था, जबकि उसके पीछे खड़े 2 अंगरक्षक उसकी सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद थे। भाई हिंद, मैं इस असुविधा के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे बेहद खेद है कि इस मामूली विवाद के कारण आपके बहुमूल्य समय में बाधा उत्पन्न हुई। गुलजुन ने उस युवा कल्टीवेटर को देखते ही तुरंत अपना घमंड छोड़ दिया और बहुत ही विनम्रता से अपना सिर झुकाकर उससे माफी मांगने लगा। अध्याय 2335 युवा मास्टर हिंद। आर्यन के देखने के अंदाज से ये साफ लग रहा था कि ये तीनों लोग गुलजुन के बेहद खास और महत्वपूर्ण मेहमान थे, अन्यथा गुलजुन का व्यवहार उनके सामने इस तरह का कभी नहीं होता। हिंद नाम के उस युवक ने आर्यन की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र आर्यन के आसपास खड़ी उन दिव्य सुंदरियों पर पड़ी। क्या तुम्हें इस साधारण से लड़के से कोई परेशानी है? हिंद ने गुलजुन से पूछा। जी हाँ भाई हिंद, मुझे इस लड़के से बहुत बड़ी परेशानी है। इसने हमारी इस खास पार्टी में आकर तमाशा खड़ा कर दिया है, गुलजुन ने आर्यन की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस मामले को सुलझाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मुझे इस लड़के को ठिकाने लगाने और इसके पास मौजूद उन सभी कीमती क्रिस्टल को अपने कब्जे में लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हिंद ने आर्यन की सुंदरियों और खजाने को देखकर अपनी बुरी नीयत जाहिर की।
ऐसा लगता है कि तुम मेरे और मेरे खजाने के बारे में कुछ बहुत ही गंदी योजनाएं बना रहे हो, आर्यन ने हिन के इरादों को भांपते हुए कहा। मुझे तुमसे ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी मौत देखना चाहता हूं, हिन ने बड़े घमंड से कहा। आगे बढ़ो और इसे तुरंत जान से मार डालो, हिन ने अपने पीछे खड़े दोनों अंगरक्षकों को सीधे आदेश दिया। लेकिन युवा मास्टर, हमें इस तरह बाहरी दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करने की मनाही है। अगर हमने ऐसा किया तो हम बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। पीछे खड़े दोनों गार्डों ने हिचकिचाते हुए अपने कबीले के नियमों की याद दिलाई। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना आदेश न मानने के जुर्म में तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे, हिन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो हर कीमत पर आर्यन को इस दुनिया से मिटाना चाहता था, ताकि वो रीना और फाल्गुनी को आसानी से अगवा कर सके। ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन दोनों गार्डों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्हें हिन की बात माननी ही पड़ी। हिन दिमाग से पूरी तरह से पैदल और मूर्ख था, यहां तक कि निमिन भी इस लड़के से कहीं ज्यादा समझदार था। मैं तुम्हें आर्यन को छूने तक नहीं दूंगी, फाल्गुनी ने आगे बढ़ते हुए कड़े स्वर में कहा। वो उन गार्डों को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। फाल्गुनी, जरा 1 मिनट रुक जाओ। आर्यन ने फाल्गुनी का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और इस मामले को खुद संभालने का फैसला किया। प्रिय पतिदेव, आप क्या करने जा रहे हैं? फाल्गुनी ने उत्सुकता से आर्यन से पूछा। इस मामूली कचरे को साफ करने के लिए तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनसे अकेले ही निपट लूंगा, आर्यन ने फाल्गुनी को आश्वस्त करते हुए कहा। तुम्हारी जुबान जरूरत से ज्यादा ही लंबी है, लेकिन तुम अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे, इसे तुरंत खत्म कर दो, युवा मास्टर हिन ने अपने गार्डों को तेजी से हमला करने को कहा। ये बहुत अच्छा हुआ, इसे जल्दी से मार डालो। निमिन और उषा ये देखकर मन ही मन बेहद खुश हो रहे थे। वे आर्यन को इसी वक्त जमीन पर ढेर होते हुए देखना चाहते थे। इसे सहन करो। दोनों गार्डों ने अपनी अपनी चमकदार भाले निकाले और सीधे आर्यन की छाती को निशाना बनाते हुए तेजी से आगे बढ़े। रीना, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये लोग किसी बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त जगह से आए हुए कल्टिवेटर्स लगते हैं, सई ने घबराते हुए अपनी बेटी से कहा। माँ, आपको रत्ती भर भी घबराने की जरूरत नहीं है, रीना ने सई को शांत करते हुए कहा। वो जानती थी कि ये गार्ड आर्यन के सामने एक मामूली तिनके जैसे थे। जैसे ही पहला भाला आर्यन के करीब आया, आर्यन ने बिना अपनी जगह से हिले बस अपनी कोहनी उठाई और उस हमले को हवा में ही रोक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वो सीधा हमला नाकाम हो गया और जिस गार्ड ने हमला किया था वो आर्यन की कोहनी के झटके से दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या ये कैसे हो सकता है? युवा मास्टर हिन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वहां मौजूद मेहमानों को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आर्यन ने इतनी आसानी से उस घातक हथियार को बेअसर कर दिया था। अब हर कोई समझ चुका था कि आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था। वाह, ये लड़का तो सचमुच बहुत ताकतवर निकला। सही की सहेलियां जो अब तक डोंग परिवार का पक्ष ले रही थीं, वो भी आर्यन की इस अद्भुत क्षमता को देखकर हैरान रह गईं। तुम दोनों वहां खड़े होकर क्या बकवास कर रहे हो? एक मामूली लड़के को भी नहीं संभाल सकते, युवा मास्टर हिन ने अपने गार्डों की नाकामी पर चिल्लाते हुए कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे एक पल में खत्म करता हूं। बचे हुए दूसरे गार्ड ने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने भाले से आर्यन पर एक भीषण वार किया। ऐसा लगता है कि तुमने अपने साथी की दुर्दशा से कोई सबक नहीं सीखा, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा और हवा में अपना एक हाथ उठाते हुए उस गार्ड के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक करारे तमाचे की आवाज के साथ ही वो दूसरा गार्ड भी हवा में चक्कर काटता हुआ दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। यह असंभव है, युवा मास्टर हिन पूरी तरह से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कबीले के इतने शक्तिशाली रक्षकों को आर्यन ने पल भर में कैसे धूल चटा दी। अब बताओ, इस महफिल में तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आर्यन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ हिन की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई? मैं एक अत्यंत शक्तिशाली और ऊंचे कबीले से ताल्लुक रखता हूं। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मेरा पूरा परिवार तुम्हें और तुम्हारे चाहने वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। हिन ने डरते हुए भी आर्यन को धमकी देने की कोशिश की। ओह, तो तुम अब मुझे अपने परिवार के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हो? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार कितना शक्तिशाली है जो तुम्हें इतना घमंड दे रहा है, आर्यन ने हिन के करीब आते हुए कहा। युवा मास्टर हिन के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो पूरी तरह से घबराने लगा था। उसने देखा कि आर्यन पर उसकी किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। ये लड़का तो सचमुच एक राक्षस है, इसे मेरे कबीले के नाम से भी कोई डर नहीं लग रहा है, हिन ने मन ही मन सोचते हुए तुरंत अपनी जेब से एक विशेष वस्तु बाहर निकाली। वो अब इस संकट से बचने के लिए अपने कबीले से अतिरिक्त सहायता बुलाने जा रहा था। उसने उस वस्तु को सक्रिय कर दिया जिससे संदेश सीधे कुनलुन पवित्र भूमि की तरफ चला गया। युवा मास्टर हिन, कृपया ऐसा मत कीजिए। अगर आपके कबीले के बड़े लोग यहाँ आ गए तो ये मेरा पूरा घर एक युद्ध के मैदान में बदल जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। गुलजुन ने घबराते हुए हिन के सामने हाथ जोड़े। मैं क्या करूं? इस लड़के ने मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, हिन ने गुस्से में आर्यन की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? तुरंत युवा मास्टर हिन से हाथ जोड़कर माफी मांग लो, वरना हम में से कोई भी आज यहाँ जिंदा नहीं बचेगा, गुलजुन ने पसीना बहाते हुए आर्यन पर चिल्लाकर कहा। वो पूरी तरह से दहशत में था। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है? ये मूर्ख लड़का मुझे जान से मारने की बात कर रहा था, तो भला मैं इससे माफी क्यों मांगू? ऐसा घिनौना काम केवल एक कायर और मूर्ख इंसान ही कर सकता है, आर्यन ने गुलजुन को पूरी तरह फटकारते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि तुम इस समय किस भयानक शक्ति से दुश्मनी मोल ले रहे हो, गुलजुन ने कहा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं किससे लड़ रहा हूं। यह सिर्फ एक अमीर घराने का बिगड़ा हुआ और मूर्ख बच्चा है जो बिना अपने कबीले के सहारे लिए एक कदम सीधा नहीं चल सकता, आर्यन ने हिन का मजाक उड़ाया। युवा मास्टर हिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसकी आंखें नफरत से लाल हो गई थी। हॉल का माहौल बेहद तनावपूर्ण और डरावना होने लगा था।
वहां मौजूद मेहमानों को लगने लगा था कि अब ये जगह सचमुच एक खूनी जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगी। तुम्हें इस समय डोंग परिवार और कुनलुन के मेहमान से तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। ये हमारे पूरे शहर की सुरक्षा का मामला है। आसपास खड़े अन्य प्रभावशाली मेहमानों ने भी आर्यन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तुम सब के सब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप एक कोने में खड़े रहो। मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आर्यन ने एक ही झटके में पूरी महफिल को खामोश रहने की चेतावनी दे दी। इस लड़के का घमंड तो देखो, ये हम सभी को एक साथ चुनौती दे रहा है। एक ही पल में आर्यन ने उस पार्टी में मौजूद हर बड़े अधिकारी और रईस को अपना दुश्मन बना लिया था और पूरी महफिल उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तभी अचानक उस तनावपूर्ण शांत माहौल में एक अत्यंत कामुक, सम्मोहक और मधुर आवाज गूंज उठी। मेरे प्यारे पतिदेव। वो आवाज इतनी ज्यादा आकर्षक और जादू से भरी थी कि उसे सुनते ही हॉल में मौजूद हर पुरुष के भीतर की वासना और उत्तेजना जाग उठी। उस आवाज के भीतर का आकर्षण इतना तीव्र था कि कोई भी साधारण पुरुष अपने होश खोए बिना नहीं रह सकता था। अध्याय 2336 माया की पहचान ने सभी को झुका दिया। एक अत्यंत सुंदर वयस्क महिला हॉल के भीतर दाखिल हुई। उसने बहुत ही साधारण और अनौपचारिक वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उसका सुगठित शरीर और परिपक्व आकर्षण इतना सम्मोहक था कि कोई भी पुरुष उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वहां आने वाली ये दिव्य महिला कोई और नहीं बल्कि माया थी। वो सीधे चलते हुए आर्यन के पास पहुंची और सबके सामने उसने बड़े प्यार से आर्यन को गले लगा लिया। माया, तुम्हारे इस तरह गले लगाने से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आर्यन ने अपना चेहरा उसके कोमल शरीर से थोड़ा पीछे हटाते हुए मजाकिया लहजे में कहा। युवा मास्टर हिन ये देखकर पूरी तरह से चकित रह गया कि एक और दिव्य सुंदरी आर्यन के पास खींची चली आई थी। सच कहा जाए तो आर्यन के आसपास इतनी खूबसूरत महिलाओं का जमावड़ा देखकर उसके मन की ईर्ष्या और जलन अब असहनीय हो चुकी थी। धिक्कार है इस लड़के पर। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी इस हिमाकत के लिए खून के आंसू रुलाऊंगा। युवा मास्टर हिन ने मन ही मन आर्यन के प्रति अपनी नफरत को और गहरा करते हुए सोचा। मेरे प्यारे पति, ये सामने खड़ा लड़का आखिर कौन है? क्या ये यहाँ हमारे काम में कोई अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है? माया ने आर्यन के गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा। दरअसल माया अभी अभी कुनलुन पवित्र भूमि से सीधे पृथ्वी पर आई थी और वो आर्यन से मिलकर उसे एक सुखद आश्चर्य देना चाहती थी, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर वो पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने माया की तरफ देखा और उसके दिमाग में तुरंत एक बेहतरीन योजना आई। उसने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा संयोग है। इस घमंडी लड़के को सबक सिखाने के लिए माया की उपस्थिति का उपयोग करना सबसे सही रहेगा। हाँ माया, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये लड़का और इसका परिवार बिना किसी वजह से मेरे और हमारे मित्रों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ही मेरे लिए इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए माया से कहा। ओह, तो ये बात है। इस मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि ये मेरे पति के सामने अपनी धौंस दिखाए। माया ने तीखी नजरों से उस युवक की तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम्हें अपने इस बर्ताव के लिए कबीले के कड़े दंड का कोई डर नहीं है? माया ने युवा मास्टर हिंद से पूछा। डर? भला मैं तुम जैसी साधारण महिला से क्यों डरने लगा? इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे डरा सके। तुम दोनों बहुत जल्द अपने इस घमंड पर रोने वाले हो, क्योंकि मैंने अपने कबीले के शक्तिशाली योद्धाओं को संदेश भेज दिया है और वे कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। युवा मास्टर हिंद ने अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। वो वास्तव में माया की असली पहचान से पूरी तरह से अनजान था, क्योंकि माया ने इस समय कबीले की भव्य पोशाक के बजाय एक बेहद साधारण पोशाक पहनी हुई थी, जिसके कारण वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। अच्छा, तो तुम्हें कबीले के नियमों का कोई खौफ नहीं है? ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी पीठ पर खड़े वे लोग कितने शक्तिशाली हैं, जो तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का हौसला दे रहे हैं। माया ने बहुत ही शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। बहुत जल्द तुम्हारी आंखों के सामने मेरी असली ताकत होगी और तुम दोनों उस भयानक अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहना। युवा मास्टर हिंद ने अपनी बात पर जोर देते हुए आर्यन और माया को धमकाया। मुझे सचमुच उस पल का इंतजार रहेगा। मैं देखना चाहती हूं कि कुनलुन से तुम्हारी रक्षा के लिए कौन आता है। माया ने हंसते हुए कहा। ये महिला आखिर कौन है जो डोंग परिवार और कुनलुन के मेहमान के सामने इतनी बेबाकी से खड़ी है? हॉल में मौजूद मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे, क्योंकि कोई भी माया के इस ऊंचे स्तर से परिचित नहीं था। माया ने आर्यन की तरफ देखकर एक गहरी मुस्कान बिखेरी। उसकी उस मुस्कान को देखते ही आर्यन समझ गया कि माया के भीतर की चतुर और न्यायप्रिय साम्राज्ञी अब जाग चुकी थी और वो इस मूर्ख लड़के के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाली थी। खैर, जो भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस बकवास को जल्दी से खत्म करो। आर्यन ने माया को पूरी छूट देते हुए कहा। कुछ ही मिनटों बाद अचानक आसमान से एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते काले घने बादलों ने उस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तेज आंधी और कड़कती बिजली के कारण बंगले के आसपास का माहौल बेहद डरावना और तनावपूर्ण हो गया।
हम सब आज मारे जाएंगे। ये लड़का सचमुच इस पूरे बंगले को शमशान घाट बना देगा। मेहमान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देखने लगे। तभी आसमान से उतरते हुए 30 प्रभावशाली कल्टीवेटर्स हॉल के मुख्य द्वार पर प्रकट हुए। उनके शरीरों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि कमजोर लोग उनके सामने सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बड़े चाचा, आप आ गए। जरा देखिए, इस साधारण लड़के ने हमारे कबीले के रक्षकों को घायल कर दिया है। युवा मास्टर हिन ने 29 लोगों के नेता के पास दौड़कर जाते हुए कहा। उसे पूरा विश्वास था कि अब आर्यन का बचना नामुमकिन था। जिसने भी हमारे कबीले के सदस्य पर हाथ उठाने की हिम्मत की है, हम आज उसका नामो निशान इस पृथ्वी से मिटा देंगे, 29 योद्धाओं के प्रमुख ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। माया ने जब उन रक्षकों को देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी मुस्कान तैर गई। वो धीरे से आगे बढ़ी और उन 30 लोगों के सामने जाकर खड़ी हो गई। विवाद खड़ा करने वाली और इस लड़के के रक्षकों को धूल चटाने वाली मैं ही हूं। क्या तुम में से किसी में मुझे रोकने का साहस है? माया ने बहुत ही ऊंचे और रौबदार स्वर में कहा। माया की आवाज जैसे ही उन 30 योद्धाओं के कानों में पड़ी, उनका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। उनके हाथों के हथियार कांपने लगे और वे अपनी जगह पर ऐसे खड़े रह गए मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनके शरीरों का वो डरावना आभामंडल एक ही पल में गायब हो गया और उनके चेहरों पर साक्षात मौत का डर दिखाई देने लगा। ये क्या हो रहा है? आप सभी अचानक इस तरह शांत क्यों हो गए? युवा मास्टर हिन में अपने बड़े चाचा की ये हालत देखकर हैरान होते हुए पूछा। बड़े चाचा, आप वहां बुद्ध बनकर क्यों खड़े हैं? तुरंत इस महिला को पकड़िए और इसे इसकी औकात दिखाइए, हिन ने चिल्लाकर कहा। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। बड़े चाचा ने अपनी पूरी ताकत से युवा मास्टर हिन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा। बड़े चाचा, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती है? हिन ने रोते हुए अपने सूजे गाल को पकड़कर पूछा। मूर्ख, आंख के अंधे, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तू किसके सामने खड़े होकर अपनी जुबान चला रहा है? बड़े चाचा ने डर से कांपते हुए कहा। मैंने नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये महिला उस आर्यन का साथ दे रही है और हमारे कबीले को चुनौती दे रही है, हिन ने अपनी अज्ञानता में कहा। तू सचमुच एक नंबर का बेवकूफ है जो अपने साथ हमारे पूरे वंश को नष्ट करना चाहता है। ये साक्षात कुनलुन पवित्र भूमि की सर्वोच्च शासिका और साम्राज्ञी महारानी माया है। क्या तेरी जीने की इच्छा पूरी हो चुकी है जो तू इनके सामने खड़े होने का दुस्साहस कर रहा है? बड़े चाचा ने पूरी सच्चाई सबके सामने चिल्लाकर बता दी। क्या ये साक्षात महारानी है? युवा मास्टर हिन का दिमाग ये सुनते ही पूरी तरह सुन्न हो गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि उसने अनजाने में पूरी कुनलुन भूमि की सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च महिला से पंगा ले लिया था, जो केवल एक इशारे पर उसके पूरे अस्तित्व को मिटा सकती थी। तो आखिरकार तुम सबको मेरी असली पहचान का एहसास हो ही गया। अब बताओ, क्या तुम में से कोई मुझसे मुकाबला करने की इच्छा रखता है? माया ने अपनी दिव्य और डरावनी आवाज में पूछा। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति का शरीर थर थर कांपने लगा। डोंग परिवार, गुलजुन, उषा और सभी रईस मेहमान घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए, क्योंकि महारानी माया के क्रोध का सामना करना किसी के वश की बात नहीं थी। महारानी, कृपया हमारे इस अज्ञानी बच्चे की भूल को क्षमा कर दीजिए। हमारा आपको या आपके करीबियों को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। बड़े चाचा ने अपनी पगड़ी माया के पैरों में रखते हुए गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। ये साक्षात कुनलुन पवित्र भूमि की महारानी है, इतनी असीम शक्ति की स्वामिनी, और ये उस साधारण से दिखने वाले लड़के आर्यन को अपना पति मानकर उसके गले लग रही हैं। आखिर ये आर्यन कौन है और इसका स्तर कितना ऊंचा है जो साक्षात साम्राज्ञी इसकी दासी की तरह सेवा कर रही हैं? वहां मौजूद मेहमान मन ही मन आर्यन की असली ताकत का अंदाजा लगाकर दहशत से मरने लगे थे। क्या तुम व्यापारिक घराने के सिट्टू दूजी नहीं हो? क्या तुम्हें कबीले के कड़े नियमों के बारे में पता नहीं है कि बाहरी दुनिया में आकर इस तरह का उत्पात मचाने की क्या सजा मिलती है? माया ने उस युवा मास्टर का असली नाम लेते हुए कड़े स्वर में पूछा। महारानी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार करता हूं और आप जो भी दंड देंगी उसे भुगतने के लिए तैयार हूं, सिट्टू दूजी ने जमीन पर अपना सिर रगड़ते हुए कहा। वो जानता था कि इस समय केवल आत्मसमर्पण ही उसकी जान बचा सकता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली। तो सुनो, तुम सभी 30 रक्षकों को मेरी आज्ञा के अनुसार इसी स्थान पर पूरे 1 वर्ष तक लगातार साष्टांग दंडवत मुद्रा में बैठकर तपस्या करनी होगी। और तुम सिट्टू दूजी, तुम्हें अपने इस घोर अपमानजनक व्यवहार के कारण इसी बंगले की जमीन पर पूरे 5 वर्षों तक बिना हिले डुले साष्टांग प्रणाम की स्थिति में रहना होगा। यही तुम सबका न्याय संगत दंड है। माया ने पूरी महफिल के सामने अपना अंतिम आदेश सुना दिया। आर्यन को परेशान करने और उसकी महिलाओं पर बुरी नजर डालने की सजा माया ने बहुत ही अनोखे और कड़े तरीके से दी थी। मैं इस दंड को सहर्ष स्वीकार करता हूं। हमारे ऊपर दया करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी, सिट्टू दूजी के बड़े चाचा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वे जानते थे कि महारानी के हाथों मौत मिलने से ये सजा कहीं ज्यादा बेहतर थी। सिट्टू दूजी, तुम खड़े क्या देख रहे हो?
तुरंत महारानी के पैरों में गिरकर अपनी इस बदतमीजी के लिए माफी मांगो, अन्यथा व्यापारिक घराने में तुम्हारा और तुम्हारे पिता का पद हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। बड़े चाचा ने सिट्टू दूजी को डांटते हुए कहा। महारानी, मुझे अपने किए पर बेहद अफसोस है। कृपया मेरी इस अज्ञानता को क्षमा कर दें। मैं भविष्य में कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। सिट्टू दूजी ने रोते हुए माफी मांगी। मुझे तुम्हारी इस झूठी माफी की कोई आवश्यकता नहीं है, माया ने रूखे स्वर में कहा। तुम सभी तुरंत अपनी अपनी सजा का पालन करना शुरू करो। अगर किसी ने भी इस जगह से 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो उसका अंजाम मौत होगा। माया ने अपनी दिव्य ऊर्जा का एक हल्का सा झटका देते हुए कहा, जिससे पूरा बंगला हिल गया। सिट्टू दूजी का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और वो डर के मारे बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी, जिसके कारण उसकी पूरी प्रतिष्ठा और पद हमेशा के लिए नष्ट होने वाले थे। धिक्कार है इस डोंग परिवार पर, ये सब इस नीच गुलजुन के कारण हुआ है। अगर इसने मुझे इस पार्टी में नहीं बुलाया होता तो मैं आज इस भयानक मुसीबत में कभी नहीं फंसता। सिट्टू दूजी ने मन ही मन गुलजुन को कोसना शुरू कर दिया। वो अभी भी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ रहा था, जबकि शुरुआत उसने खुद फाल्गुनी पर बुरी नजर डालकर की थी। बड़ी बहन माया, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। आपने इस मूर्ख लड़के को इतनी हल्की सजा क्यों दी? आपको तो इसे इससे भी बड़ा दंड देना चाहिए था। फाल्गुनी ने माया के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है फाल्गुनी। भले ही ये सजा दिखने में साधारण हो, लेकिन एक ऊंचे घराने के लड़के के लिए 5 साल तक इस तरह जमीन पर पड़े रहना उसके पूरे अहंकार को धीरे धीरे घिसकर खत्म कर देगा। माया ने गहरी सोच के साथ जवाब दिया। तुम्हारे तौर तरीके सचमुच बहुत ही क्रूर और बेजोड़ हैं। आर्यन ने माया की इस कूटनीति की तारीफ करते हुए कहा। ये सब इसलिए क्योंकि ये लड़का मेरे प्यारे पति को परेशान कर रहा था और मैं इस ब्रह्मांड में किसी भी इंसान को आपको आहत करने की अनुमति कभी नहीं दे सकती। माया ने बड़े लाड़ से आर्यन की बाह को थामते हुए कहा। वहां मौजूद मेहमान आर्यन की इस किस्मत को देखकर मन ही मन अत्यंत ईर्ष्या महसूस कर रहे थे कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सुंदर महिलाएं उसके प्रेम में पूरी तरह समर्पित थीं। दूसरी तरफ सई ये सब देखकर पूरी तरह चकरा गई थी और उसका सिर घूमने लगा था, क्योंकि आर्यन के प्रभाव की ये सच्चाई उसकी समझ से बहुत परे थी। अध्याय 2337 अक्षदा दरवाजे पर घायल मिली। यहाँ का माहौल तो बहुत ही उलझा हुआ और डरावना है। इन सभी महिलाओं की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है कि मुझे अब अपनी बेटी की चिंता होने लगी है। क्या मेरी रीना इस तरह के माहौल में सुरक्षित रह पाएगी? सही ने माया के वैभव को देखकर गहरे असमंजस में डूबते हुए कहा। माँ, आपको इस मामले को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी परिस्थितियों को संभाल सकती हूँ। आप बस अपना पूरा ध्यान अपनी साधना और कल्टीवेशन पर लगाइए। रीना ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए एक शांत मुस्कान के साथ कहा। ठीक है बेटी, मैं तुम युवाओं के मामलों में अब और दखल नहीं दूंगी। वैसे भी मुझे आज फाल्गुनी से एक बहुत ही कीमती उपहार मिला है, इसलिए मैं यहाँ से संतुष्ट होकर जा रही हूँ, सही ने खुश होते हुए कहा। चलो दोस्तों, अब हम सब यहाँ से चलते हैं और कहीं बाहर चलकर आज की शाम का आनंद लेते हैं। सई ने अपनी सहेलियों को साथ चलने का इशारा किया। सई और उसकी सभी सहेलियों ने आर्यन, फाल्गुनी और माया से बड़े आदर के साथ विदा ली। जब उन्होंने चलते चलते माया की तरफ देखा तो उनके मन में एक अजीब सा खौफ था कि वे आज दुनिया की सबसे ऊंची शासिका से मिलकर जा रही थीं। रीना, तुम्हारी माँ और उनके साथी तो यहाँ से चले गए, क्या तुम हमारे साथ विला वापस नहीं चलोगी? आर्यन ने रीना की तरफ देखते हुए पूछा। आर्यन, तुमने पहले ही इस पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम अब चुपचाप घर वापस लौट चलें, रीना ने आसपास के माहौल को देखते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन यहाँ डोंग परिवार के साथ कोई और नया विवाद खड़ा करे। वहां मौजूद अन्य मेहमान भी अब आर्यन से एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए थे और किसी में भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं थी। वे सब अंदर से डरे हुए थे और चुपचाप अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, ताकि वे आर्यन की किसी भी संभावित गुस्से का शिकार होने से बच सकें। अरे हाँ, वो निमिन कहाँ गायब हो गया? उसने मुझसे जो शर्त हारी थी, उसके क्रिस्टल अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। आर्यन में अचानक चारों तरफ देखते हुए निमिन की तलाश की। वो और वो उषा नाम की लड़की इस हॉल से बहुत पहले ही खिसक चुके हैं, फाल्गुनी ने आर्यन को जानकारी देते हुए कहा। वे दोनों इतनी आसानी से अपने किए की सजा से नहीं बच सकते। मैं उन्हें ढूंढकर उनकी धूर्तता की पूरी कीमत वसूल करूंगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। इस बीच निमिन और उषा बंगले के सबसे निचले कहखाने में जाकर छिप गए थे। वे दोनों डर के मारे थर-थर कांप रहे थे और बाहर आने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। ये तो बहुत बुरा हुआ उषा, वो लड़का तो कोई साक्षात काल निकला। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पास इतनी भयानक ताकत और महारानी जैसी कनेक्शंस होंगी। अब हमारा बचना नामुमकिन लगता है, निमिन ने निराश होते हुए कहा। हमारे पास इस अंधेरे तहखाने में छिपे रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का हमें इस गुप्त जगह पर कभी नहीं ढूंढ पाएगा, उषा ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। क्या तुम दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो? तुम दोनों को ढूंढना मेरे लिए एक मामूली खेल जैसा है। तभी निमिन और उषा के ठीक पीछे से आर्यन की ठंडी आवाज गूंज उठी।
तुम इस गुप्त तहखाने के बारे में कैसे जान गए? उषा ने अपनी आंखें फाड़कर देखते हुए आर्यन से पूछा। ये जगह इतनी आसान थी कि कोई भी बच्चा यहाँ पहुंच सकता था। अगली बार अगर मुझसे छिपना हो तो कोई ऐसी जगह ढूंढना जहां पहुंचना असंभव हो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। धिक्कार है तुम पर, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा, निमिन ने मरता क्या न करता की तर्ज पर अपनी तलवार निकालते हुए चिल्लाया। तुम्हारा हौसला तो तारीफ के काबिल है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं है। आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा अंश मुक्त किया। जैसे ही आर्यन की वो भयानक शक्ति तहखाने में फैली, निमिन का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसे आर्यन के पीछे एक विशाल और डरावने भूत की परछाई दिखाई दी। उस साक्षात मौत के खौफ को देखकर निमिन अपने डर पर काबू नहीं रख पाया और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। तुम जैसे कायर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। आर्यन निमिन की ये दुर्दशा देखकर जोर से हंस पड़ा। तुम दोनों ने जो चालें चली थीं, अब उसकी पूरी कीमत चुकाने का समय आ चुका है। आर्यन ने उन दोनों की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। नहीं, कृपया हमारे ऊपर दया करें, निमिन और उषा ने रोते हुए गुहार लगाई। आर्यन ने उन दोनों को अच्छी तरह से डराकर उनकी सारी संचित संपत्ति, कीमती क्रिस्टल और खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। ये जबरन वसूली उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाली थी। इस काम को निपटाने के बाद आर्यन तहखाने से बाहर आया और रीना और माया से मिला। उसने निमिन से लूटे गए खजाने की पोटली दिखाई और हंसते हुए कहा कि अब डोंग परिवार कभी किसी सीधे इंसान को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे फाल्गुनी कहाँ चली गई? वो हमारे साथ दिखाई नहीं दे रही, आर्यन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। मैंने सुना था कि वे दोनों आज शाम को किसी संगीत समारोह का आनंद लेने गई हैं। शायद इसी वजह से उन्हें घर लौटने में थोड़ी देर हो रही होगी, रीना ने आर्यन की चिंता को शांत करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि प्रिया को फाल्गुनी के साथ संगीत सुनना बेहद पसंद है। वे दोनों सचमुच अपनी दुनिया में मस्त हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अचानक विला के मुख्य दरवाजे पर किसी के बहुत तेजी से दस्तक देने की आवाज आई। खट 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 खट। लगता है कि वे दोनों वापस आ गई हैं, माया ने उठते हुए कहा। नहीं माया, अगर वे दोनों वापस आती तो उनके पास विला की चाबी है। वे कभी दरवाजा इस तरह नहीं खटखटाती। मुझे लगता है कि बाहर कोई अनजान मेहमान है, मैं खुद चलकर देखता हूं, आर्यन ने सोफे से उठते हुए कहा। आर्यन मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी खोलकर उसे पीछे खींचा, बाहर खड़ा एक व्यक्ति सीधा लड़खड़ाकर आर्यन की छाती पर आ गिरा। ये क्या है? आर्यन अचानक हुए इस वाकये से पूरी तरह चौंक गया। जैसे ही उसने अपने हाथों में गिरे हुए उस बेहोश शरीर के चेहरे को सीधा किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो अक्षदा है। ये इस समय यहाँ क्या कर रही है और इसके पूरे शरीर पर इतने गहरे घाव कैसे आए? आर्यन ने अपने हाथों में थमी अक्षदा की गंभीर हालत को देखकर व्याकुलता से कहा। आर्यन की हैरान आवाज सुनकर रीना भी तेजी से दौड़ती हुई मुख्य द्वार के पास पहुंची। जब उसने आर्यन की बाहों में लहूलुहान अक्षदा को देखा तो उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। प्रियपति, इसके साथ आखिर क्या हुआ है? ये इतनी बुरी तरह घायल कैसे हुई? रीना ने अक्षदा के घावों का निरीक्षण करते हुए तुरंत पूछा। इसकी हालत देखकर साफ लग रहा है कि इस पर किसी बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन ने हमला किया है। ये किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंची है और कोई इसका पीछा कर रहा है, आर्यन ने गंभीरता से कहा। बहन माया, हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया या किसी अन्य आयाम से कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आ चुकी है, रीना ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए माया से कहा। मैं तुम्हारी चिंता को पूरी तरह समझ सकती हूँ रीना। अगर अक्षदा जैसी योद्धा की ये हालत हुई है तो इसका मतलब है कि दुश्मन बेहद खतरनाक है, माया ने अपनी दिव्य ऊर्जा को अक्रिय करते हुए कहा। प्रियपति, आप अक्षदा को तुरंत अंदर ले जाइए और इसके घावों का इलाज शुरू कीजिए। तब तक मैं और बहन माया विला के बाहर इस पूरे इलाके की सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं, रीना ने अपनी तलवार निकालते हुए आर्यन से कहा। अध्याय 2338। अक्षदा को ढूंढते हुए गौ कबीला आया। मैं अक्षदा की पूरी देखभाल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम दोनों बाहर जाते समय बहुत सावधान रहना, आर्यन ने रीना को सतर्क करते हुए कहा। हम पूरी सावधानी बरतेंगे आर्यन, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा सामना करने वाला विरोधी काफी शक्तिशाली है, रीना ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो रीना, मैं भी देखना चाहती हूं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई है जो हमारे रहते हुए इस पृथ्वी की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर रहा है, माया ने बेहद कड़े स्वर में कहा। माया और रीना तुरंत विला से बाहर निकल गईं ताकि वे अक्षदा को पीछा करने वाले दुश्मनों को रास्ते में ही रोक सकें। दूसरी तरफ आर्यन ने बिना समय गंवाए अक्षदा को अपनी बाहों में उठाया और सीधे एक शांत और खाली कमरे की तरफ बढ़ा। उसे तुरंत अक्षदा को प्राथमिक उपचार देना था, क्योंकि उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। आर्यन ने जब अक्षदा के शरीर का गहन निरीक्षण किया तो उसे पता चला कि उसके शरीर पर लगे घाव सामान्य नहीं थे।
इसके शरीर के भीतर की नसें और आंतरिक अंग बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिस किसी ने भी इस पर हमला किया है वो निश्चित रूप से कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली योद्धा है। आर्यन ने अक्षदा की नाड़ी की जांच करते हुए चिंता से सोचा, आखिर तुम्हारे साथ ये भयानक कृत्य किसने किया अक्षदा? आर्यन मन ही मन इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अक्षदा की नाजुक स्थिति को देखते हुए आर्यन ने तुरंत इलाज शुरू करने का फैसला किया। उसकी त्वचा पर लगे गहरे घावों पर सीधे दवा लगाने और उसकी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उसने बहुत ही शालीनता और सावधानी से अक्षदा के शरीर से उसके खून से सने वस्त्रों को अलग करना शुरू कर दिया। अक्षदा के होठों से एक हल्की सी कराह निकली, जिससे लगा कि वो बेहोशी में भी आर्यन की इस हलचल को महसूस कर पा रही थी। आर्यन बिना विचलित हुए अपने काम में लगा रहा, क्योंकि इस समय उसका एकमात्र लक्ष्य अक्षदा के प्राणों की रक्षा करना था। जब अक्षदा के वस्त्र पूरी तरह हट गए तो उसका अत्यंत सुंदर, सुगठित और कोमल शरीर आर्यन के सामने था। एक महान और कुशल तलवारबाज होने के कारण अक्षदा ने अपने शरीर को साधना और कड़े अभ्यास से बहुत ही सुदृढ़ और आकर्षक बनाए रखा था। आर्यन ने तुरंत अपनी स्वर्णिम सुइयां निकाली और अक्षदा के शरीर के मुख्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर उन्हें एक एक करके चुभाना शुरू कर दिया, ताकि उसकी रुकी हुई आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह फिर से सामान्य हो सके। सुइयों के चुभते ही अक्षदा दर्द के मारे थोड़ा छटपटाने लगी, क्योंकि उसकी आंतरिक चोटें अभी बहुत ताजी थीं। ये देख आर्यन ने अपने हाथों की गति को और अधिक कोमल और धीमा कर दिया, ताकि अक्षदा को जरा सा भी कष्ट महसूस न हो। उसने अपनी दिव्य चिकित्सा शक्ति को सुइयों के माध्यम से उसके शरीर के भीतर भेजना शुरू किया, ताकि उसके आंतरिक अंगों के घाव भरने लगे। ख, ख, कुछ ही पलों में अक्षदा के मुंह से कबीले के जहरीले प्रहार के कारण जमा हुआ सारा गंदा और काला खून बाहर आ गया। आर्यन ने तुरंत उस गंदे खून को साफ किया और ये सुनिश्चित किया कि अक्षदा का शरीर पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। इसके बाद उसने एक अत्यंत प्रभावशाली दिव्य जड़ी बूटी का काढ़ा तैयार किया और उसे अक्षदा को पिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही आर्यन ने उस दवा की कुछ बूंदें अक्षदा के होठों से लगाईं, अक्षदा ने अचेतन अवस्था में ही उसे बाहर उगल दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर किसी भी बाहरी वस्तु को भीतर ग्रहण करने से पूरी तरह इनकार कर रहा था। ये तो अपने अंतर्मन के डर के कारण दवा को अस्वीकार कर रही है। इसे शायद बेहोशी में भी ऐसा लग रहा है कि कोई इसे जहर देने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने उसकी इस स्थिति को देखकर सोचा, जब तुम सीधे तरीके से दवा नहीं पी रही हो तो मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। उसने उस दिव्य काढ़े को खुद अपने मुंह में भरा और धीरे धीरे अक्षदा के चेहरे के करीब आया। आर्यन ने अपने होठ अक्षदा के कोमल होठों पर रख दिए और अपने मुंह की सहायता से उस जीवनदायिनी दवा को उसके गले के नीचे उतारने लगा। उसने अक्षदा के मुंह को पूरी तरह से बंद रखा, ताकि वो इस बार दवा की एक भी बूंद बाहर न उगल सके, और इस तरह अक्षदा धीरे धीरे उस पूरी दवा को निगल गई। अक्षदा पूरी तरह से विवश थी, लेकिन आर्यन का ये तरीका उसके प्राण बचाने के लिए बेहद जरूरी था। इस प्रक्रिया में जब उनके होठ आपस में जुड़े तो आर्यन को अक्षदा के होठों की कोमलता का एक अद्भुत एहसास हुआ। दवा देने का वो प्रारंभिक उद्देश्य अनजाने में एक बेहद गहरे और सुखद स्पर्श में बदल गया, और आर्यन कुछ पलों के लिए उस एहसास में खो सा गया। अक्षदा का अचेतन मन भी अब इस स्पर्श का विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन की इस गर्माहट को पाकर खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। वैसे भी इन दोनों के बीच इस तरह का ये पहला स्पर्श नहीं था। इससे पहले भी आर्यन ने अक्षदा की जान बचाने के लिए उसे कृत्रिम सांस दी थी, जिसके कारण उन दोनों के बीच का संकोच पहले ही काफी कम हो चुका था। आर्यन कुछ देर तक अक्षदा के होठों से जुड़ा रहा। शुरुआत भले ही दवा पिलाने से हुई थी, लेकिन अब वो सचमुच इस सुखद पल का आनंद ले रहा था। मास्टर, क्या आप इस समय कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रहे हैं? तभी अवनी की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी, जो उसकी इस हरकत पर चुटकी ले रही थी। अवनी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस इसकी जान बचाने के लिए एक वैद्य का कर्तव्य निभा रहा हूं, आर्यन ने मन ही मन सफाई देते हुए कहा। मुझे लगता है कि अब दवा इसके शरीर में जा चुकी है और इतना उपचार काफी है। अब आपको इसके पूरी तरह होश में आने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आप दोनों अपनी बातें आगे बढ़ा सकते हैं, अवनी ने हंसते हुए आर्यन को टोक दिया। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी इसके होश में आने का बेसब्री से इंतजार है, आर्यन ने अक्षदा के शरीर पर एक कोमल चादर उड़ाते हुए सोचा। वो सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर प्राचीन दुनिया की इतनी बड़ी योद्धा इस हाल में पृथ्वी पर कैसे पहुंची। दूसरी तरफ माया और रीना पृथ्वी के वायुमंडल की आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी थीं, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सकें कि कोई भी शत्रु पृथ्वी की धरती पर कदम न पहुंचा पाए। रीना, तुम्हें क्या लगता है कि अक्षदा जैसी शक्तिशाली महिला का पीछा करने वाले ये लोग कौन हो सकते हैं? माया ने सन्नाटे में चारों तरफ देखते हुए पूछा। वो प्राचीन दुनिया के एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर कबीले से संबंध रखती है, इसलिए उसका पीछा करने वाले लोग भी निश्चित रूप से उसी प्राचीन दुनिया के किसी बड़े वंश के होंगे। हमें उन्हें हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रीना ने माया को आगाह किया।
अच्छा, तो वे इतने शक्तिशाली हैं। फिर तो मुझे भी आज अपनी ताकत को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माया ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। वे दोनों कुछ देर तक वहीं रुकी रहीं। तभी अचानक अंतरिक्ष की गहराई से कुछ तेज चमकती हुई परछाइयां उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दीं। रीना, देखो, कुछ लोग बहुत ही तीव्र गति से सीधे पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, माया ने उन आकृतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं उन्हें पृथ्वी की सीमा में घुसने से पहले ही अपने जाल में बांध लूंगी, रीना ने आगे बढ़ते हुए कहा। रीना ने अपनी जल शक्ति का आवाहन किया और अंतरिक्ष के उस हिस्से में पानी की अदृश्य तरंगों का एक जाल बुन दिया। वो जाल इतना पारदर्शी था कि सामने से आने वाले दुश्मनों को इसके होने का जरा सा भी आभास नहीं हो सकता था। अरे, ये अचानक क्या हुआ? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? सामने से आने वाले योद्धाओं को जैसे ही उस जल जाल ने जकड़ा, वे हवा में ही रुक गए। धिक्कार है, ये कैसा मायावी जाल है, हमें तुरंत आजाद करो, वे सभी जाल के भीतर छटपटाते हुए चिल्लाने लगे। माया, क्या ये लोग वही लोग हैं जो अक्षदा के पीछे पड़े हुए थे? रीना ने उन बंधकों की तरफ देखते हुए पुष्टि करनी चाहिए। हाँ माया, ये निश्चित रूप से वही लोग हैं, क्योंकि मैं इनके शरीरों से अक्षदा की ऊर्जा और उसके खून की गंध को साफ महसूस कर सकती हूँ। माया ने तीखी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा। तुम सभी लोग कान खोलकर सुन लो, मैं इस पृथ्वी क्षेत्र की सर्वोच्च शासिका हूं। मैं तुम सबको ये अंतिम आदेश देती हूं कि तुरंत यहां से पीछे हट जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। माया ने गौ कबीले के उन सैनिकों के सामने अपनी आवाज बुलंद की। माया दरअसल अक्षदा की मौजूदगी को छिपाना चाहती थी, ताकि ये लोग बिना किसी बड़े विवाद के चुपचाप यहां से लौट जाएं। बड़ी बड़ी बातें करने वाली इस मामूली औरत की ये मजाल कि ये हमारे गौ कबीले के योद्धाओं को आदेश दे। क्या तुझे पता नहीं है कि हम कौन हैं? उन सैनिकों के नेता ने माया का हुलिया देखकर उसका अपमान करना शुरू कर दिया। इन तुच्छ कबीलाई सैनिकों के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर माया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रीना, ये लोग बहुत ज्यादा घमंडी हैं और इन्हें अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही नाज है। क्या मुझे इन्हें यहीं पर हमेशा के लिए सुलाने की अनुमति है? माया ने गुस्से से कांपते हुए पूछा। माया, हम इनमें से कुछ लोगों को जिंदा पकड़ेंगे ताकि हम इनसे पूरी सच्चाई उगलवा सकें, रीना ने बहुत ही शांति से जवाब दिया। ठीक है, तो मैं कुछ लोगों को पूछताछ के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी कद्र न करने वाले इन बाकी मूर्खों को तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि इनकी आने वाली पीढ़ियां की कांप उठेंगी। माया ने अपनी दिव्य तलवार निकाली और वो एक ही पल में गौ कबीले के उस दस्ते पर काल बनके टूट पड़ी। अध्याय 2339। माया और रीना ने दुश्मनों से युद्ध किया। बहन माया, रुकिए। रीना ने माया के बढ़ते कदम देखकर उसे रोकने का एक प्रयास किया, लेकिन इस समय माया को रोक पाना असंभव था, क्योंकि उन सैनिकों की धूर्तता ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। माया बिना रुके आगे बढ़ी और सीधे जल जाल में फंसे गौ कबीले के योद्धाओं के सामने जा खड़ी हुई। अरे घमंडी औरत, अगर अपनी भलाई चाहती है तो हमें इस बंधन से तुरंत आजाद कर दे, वरना हमारे कबीले के हाथों तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गौ कबीले के एक सैनिक ने अकड़ दिखाते हुए धमकी दी। अपनी जुबान बंद रखो, माया ने अपनी उंगली हवा में लहराई और एक अदृश्य वायु ब्लेड को सामने की तरफ छोड़ दिया। सर, उस तेज वायु ब्लेड ने एक ही पल में उस अभिमानी सैनिक के सिर को धड़ से अलग कर दिया, जो माया को आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा था। आह! उसके पीछे खड़े अन्य सैनिकों की चीख निकल गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये महिला इतनी सहजता और क्रूरता से उनके इतने शक्तिशाली साथी को एक झटके में मार सकती है। माया ने अपने हमले को यहीं नहीं रोका, उसने अपनी अदृश्य वायु तरंगों से बचे हुए सैनिकों को भी दंडित करना शुरू कर दिया। मैंने कहा था कि अपनी बकवास बंद रखो, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? माया की आवाज में इस समय साक्षात यमराज का सा गुस्सा झलक रहा था। गौ कबीले के बचे हुए सैनिक अब अंदर से थर-थर कांपने लगे थे। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि वे किसी बहुत ही भयानक और खतरनाक महिला के चंगुल में फंस चुके हैं। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस क्षेत्र में आने का अपना असली मकसद साफ साफ बताओ, वरना तुम में से कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, माया ने उन पर अपना दबाव बढ़ाते हुए कहा। हम यहां सिर्फ एक भगोड़े को पकड़ने के लिए आए हैं, सैनिकों ने डर के मारे अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया। तुम उस इंसान को क्यों पकड़ना चाहते हो? उसके साथ तुम्हारा क्या विवाद है? माया ने गहराई से जानने के लिए सवाल किया। यह हमारे कबीले का आंतरिक मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सैनिकों के नेता ने सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हुए कड़े स्वर में कहा। मूर्खों, मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर आने का एक सुनहरा मौका दिया था, लेकिन तुमने अपने घमंड में उसे गवा दिया। अब इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। माया ने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह मुक्त किया, जिससे अंतरिक्ष में एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। उस तीव्र बवंडर ने बचे हुए सभी सैनिकों को हवा में उड़ा दिया और वे उस चक्रवात के भीतर बुरी तरह फंस गए। ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है, हमें मिलकर इसे मारना होगा।
कुछ वरिष्ठ सैनिकों ने चिल्लाते हुए अपने विशेष प्राचीन कलाकृतियों का उपयोग किया ताकि वे रीना के जल जाल को तोड़ सकें। तुम्हारी ये कोशिश पूरी तरह से बेकार है। तुम लोग मेरे बनाए इस जल पिंजरे से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। रीना ने अपनी जल ऊर्जा को और अधिक मजबूत करते हुए कहा। ये कैसे संभव है? हमारी कलाकृतियां भी इस जल जाल को नहीं भेद पा रही हैं। गौ कबीले के सैनिक अब पूरी तरह से निराशा के गर्त में डूब चुके थे। वे रीना और माया की संयुक्त ताकत के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। तुम लोगों ने इस पृथ्वी की सीमा में कदम रखकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, माया ने बवंडर को और तेज करते हुए कहा। पागल औरत, तू जो कर रही है उसके लिए तुझे बहुत जल्द पछताना पड़ेगा, सैनिकों के नेता ने आखिरी बार गुर्राते हुए कहा। मुझे अपने किए पर कभी पछतावा नहीं होता, माया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कमांडर, जल्दी कीजिए और हमारे उस अंतिम अस्त्र का उपयोग कीजिए, सैनिकों ने अपने नेता को चिल्लाकर याद दिलाया कि उनके पास बचने का एक गुप्त साधन अभी भी बाकी है। लगता है कि अब इस विनाशकारी अस्त्र को निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। नेता ने अपनी जेब से एक बेसबॉल के आकार की अजीब सी चमकती हुई काली गेंद निकाली। तुम सब मेरे साथ मरो, उस व्यक्ति ने पूरी ताकत से वो गेंद माया की तरफ उछाल दी। बहन माया, तुरंत पीछे हटिए, वो कोई साधारण बम नहीं है, रीना ने उस गेंद के भीतर छिपी विनाशकारी ऊर्जा को भांपते हुए जोर से चेतावनी दी। माया ने पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन वो अस्त्र अत्यंत तीव्र गति से सीधे उसके सामने आकर फट गया। धड़ाम! एक ऐसा भयानक और गगनभेदी विस्फोट हुआ जिसने उस पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी गूंज से आसपास के छोटे ग्रह भी हिल गए। हा 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 हा, आखिरकार हमने उस घमंडी औरत का काम तमाम कर दिया। गौ कबीले के सैनिक जोर से हंसने लगे, क्योंकि उस धमाके के दबाव से रीना का जल जाल भी छिन्न भिन्न हो चुका था और वे आजाद हो गए थे। वो विस्फोट इतना बड़ा था कि इस सौरमंडल की ऊर्जा व्यवस्था को कुछ पलों के लिए अस्त व्यस्त कर दिया। अगर ये धमाका सीधे पृथ्वी की सतह पर होता तो आधी दुनिया पल भर में राख हो जाती। सैनिकों को लग रहा था कि माया और रीना उस आग के गोले में जलकर भस्म हो चुकी होंगी, लेकिन जैसे ही धमाके का धुआं थोड़ा छटा, उन दोनों की आकृतियां पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आईं। ये तो बहुत करीबी मामला था। अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर अपनी दिव्य जल ढाल सक्रिय कर दी थी। रीना ने अपने सामने मौजूद सुरक्षा कवच को हटाते हुए चैन की सांस ली। इन लोगों का दुस्साहस तो देखो, इनका ये हमला हमारी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफी था, माया ने अत्यधिक क्रोधित होते हुए कहा। ये तो शुक्र है कि हमारी पृथ्वी के पास अपनी प्राचीन सुरक्षा प्रणाली है, वरना आज इस दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। बहन, ये लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और सिरफिरे हैं। अगर हम इन्हें जिंदा पकड़कर पृथ्वी के भीतर ले गए तो हमारे विला और वहां रहने वाले अपनों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, रीना ने स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए कहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रीना, अब इन्हें जिंदा रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये निश्चित रूप से अपने कबीले से और मदद बुला रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी ये शांत पृथ्वी एक कुरुक्षेत्र में बदल जाएगी, जो हमारे परिवार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, माया ने भविष्य के खतरे को भांपते हुए कहा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमारे लिए पृथ्वी के निर्दोष लोगों और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, रीना ने अपनी जल ऊर्जा को पूर्ण रूप से केंद्रित करते हुए कहा। तो फिर चलो अब बिना किसी दया के इनसे पूरी ताकत से लड़ते हैं और इनका नामो निशान मिटा देते हैं, माया ने रीना से कहा। इधर गौ कबीले के सैनिक रीना के जाल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में बिखर चुके थे। उन्हें लगा कि इस धमाके के बाद वे जीत की स्थिति में आ गए हैं। अब जब हम आजाद हो चुके हैं तो तुम दो अकेली औरतें हमारा क्या बिगाड़ लोगी, सैनिकों ने तलवारें लहराते हुए बेहद अहंकार से कहा। तुम लोग अपनी आखिरी प्रार्थना कर लो, क्योंकि अब हम तुम पर जरा सी भी दया नहीं दिखाने वाले, माया ने आगे बढ़ते हुए कहा। सिर्फ तुम दोनों, सैनिकों ने उन दोनों की संख्या देखकर उनका मजाक उड़ाया। सैनिकों को लग रहा था कि संख्या बल में वे बहुत आगे हैं और उनका कल्टीवेशन का स्तर भी लगभग बराबर है, इसलिए इन दोनों महिलाओं के जीतने की कोई संभावना नहीं है। रीना, नजर रखो कि इनमें से एक भी सैनिक यहां से भागने ना पाए, माया ने हवा में हाथ लहराकर चारों तरफ एक विशाल वायु का गुंबद बना दिया, जिसने उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं समझ गई बहन, रीना ने तुरंत उस गुंबद के भीतर पानी का एक विशाल भंवर पैदा कर दिया, जो सैनिकों को अपनी तरफ खींचने लगा। अब तुम चाहकर भी इस मौत के घेरे से बाहर नहीं निकल सकते, माया के चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान आई जिसे देखकर सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम दोनों औरतें सचमुच मूर्ख हो, इस तरह का घेरा बनाकर तुम लोगों ने खुद अपनी कब्र यहां खोद ली है, गौ कबीले के कमांडर ने हंसते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि इस जगह आने के अपने फैसले पर तुम्हें अब पछतावा नहीं होगा, माया ने अपनी उंगलियों को एक विशेष मुद्रा में घुमाया।
अगले ही पल हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और कमांडर के ठीक बगल में खड़े एक वरिष्ठ सैनिक के सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसके सीने के ठीक बीचों बीच एक तलवार के आकार का आर पार छेद हो चुका था और वो बिना एक शब्द बोले अंतरिक्ष की गहराई में गिर पड़ा। ये क्या हुआ? इस औरत ने कब और कैसे हमला किया? किसी को कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? बचे हुए सैनिक इस अचानक हुई मौत से पूरी तरह घबरा गए। कोई भी अपनी जगह से मत हिलो, जल्दी से एक साथ आ जाओ और हमारी कबीलाई रक्षा संरचना बनाओ, उप कमांडर ने चिल्लाकर सबको एकजुट होने को कहा। मैं तुम्हें ये मौका कभी नहीं दूंगी। रीना ने अपनी जल तोपों से पानी की इतनी तीव्र बौछारें छोड़ी कि वे सभी सैनिक एक दूसरे से बहुत दूर छिटक गए। रीना का वो प्रहार इतना शक्तिशाली था कि सैनिकों की एकजुट होने की योजना धरी की धरी रह गई। अब उनके लिए मिलकर लड़ना असंभव हो चुका था और अकेले अकेले माया का सामना करना उनके लिए काल के गाल में जाने जैसा था। बहुत बढ़िया काम किया रीना, अब इन बिखरे हुए मूर्खों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। रीना के तालमेल से माया बेहद संतुष्ट थी। माया ने एक बार फिर अपनी अदृश्य वायु तलवारों की झड़ी लगा दी। उन सैनिकों को हवा में आते हुए हमले दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उन्हें बस इतना महसूस हो रहा था कि उनके शरीर के अंग एक एक करके कटकर अलग हो रहे हैं और उनका खून अंतरिक्ष के सन्नाटे में बिखर रहा है। अध्याय 2340। पृथ्वी को नष्ट करने का विचार आया। माया ने रीना द्वारा बनाए गए बेहतरीन मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने तुरंत बचे हुए दुश्मनों पर एक और विनाशकारी हमला बोल दिया। ये औरत आखिर कौन है? इसके पास इस तरह की अजीब और घातक तकनीकें कहां से आईं? गौ कबीले के सैनिक माया और रीना की अनूठी क्षमताओं के सामने पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। माया के अदृश्य वायु ब्लेड अंतरिक्ष में घूमते हुए लगातार वार कर रहे थे, जिससे दुश्मनों के शरीरों पर गहरे और डरावने घाव बनते जा रहे थे। उसने अपनी रफ्तार को और तेज किया और सामने खड़े सैनिकों के प्राण लेने के लिए सीधे उन पर टूट पड़ी। तुम सब अलग अलग मत भागो, जल्दी से अपनी शक्ति समेटो और एक साथ मिलकर युद्ध करो, उनके नेता ने चिल्लाकर अपने बिखरते हुए सैनिकों को वापस बुलाने का प्रयास किया। ये नामुमकिन है कमांडर, इस दूसरी औरत का बनाया हुआ पानी का भंवर हमें एक दूसरे के करीब भी नहीं आने दे रहा है, सैनिकों ने राचारी से कहा। रीना द्वारा उत्पन्न किया गया वो भंवर सचमुच उनकी हर योजना को विफल कर रहा था। तुम्हारा सामना मुझसे है, इसलिए अपना पूरा ध्यान मुझ पर ही केंद्रित रखो, माया ने एक सैनिक के सीने को अपनी उंगली के इशारे से चीरते हुए कहा। कमरुत औरत, हमारे गौ कबीले के योद्धाओं से दुश्मनी मोल लेने के इस दुस्साहस का पछतावा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, कबीले के कमांडर ने दांत पीसते हुए कहा। अपनी निरर्थक बकबक बंद करो और सीधे मुझसे मुकाबला करो। मैं तुम्हारी ये खोखली धमकियां सुन सुनकर पूरी तरह पक चुकी हूं, माया ने अत्यंत चिढ़ते हुए कहा। अब तुम सब यहां से सीधे नरक का रास्ता नापो। माया ने अपनी आक्रामकता को चरम पर पहुंचाया और सामने मौजूद दुश्मनों पर एक ऐसा भीषण प्रहार किया जिसने उन्हें संभलने का एक पल भी नहीं दिया। सर अंतरिक्ष के उस हिस्से में दुश्मनों के शरीरों से खून के फव्वारे लगातार फूट रहे थे। माया ने उन्हें आत्मरक्षा का एक छोटा सा मौका भी नहीं दिया था। उसकी अदृश्य तलवारों ने पल भर में कई सैनिकों को खून की धुंध में बदलकर रख दिया। दूसरी तरफ रीना भी कई दुश्मनों से अकेले लोहा ले रही थी। उसने अपनी जल शक्ति का ऐसा प्रचंड दबाव बनाया जो दुश्मनों के शरीरों के भीतर समाने लगा। रीना की उस ऊर्जा का आंतरिक दबाव इतना तीव्र था कि वो दुश्मनों के भीतर के अंगों को पल भर में नष्ट कर रही थी और उनके शरीर अंदर से टूटने लगे थे। उन दोनों की इस जुगलबंदी ने गौ कबीले के पूरे दस्ते को कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया और अब केवल उनका मुख्य कमांडर ही बचा था, जो हर तरफ से गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अंततः इस पूरे समूह में तुम ही वो एकमात्र प्राणी हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, माया ने उस घायल कमांडर के सामने आकर बहुत ही ठंडे स्वर में कहा। ये व्यक्ति सचमुच बहुत अहंकारी था और उसने बार बार अपशब्दों का प्रयोग करके माया के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, जिसके कारण माया उसे सबसे दर्दनाक मौत देना चाहती थी। धिक्कार है तुम दोनों पर। तुम दोनों मामूली औरतें आखिर हो कौन और तुम्हारे पास इतनी असीम कल्टीवेशन शक्ति कहां से आई? कमांडर को अपनी इस करारी हार पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया था कि मैं इस पूरे क्षेत्र की सर्वोच्च महारानी हूं, लेकिन तुमने अपने घमंड में मेरी बात को हमेशा हल्के में लिया, माया ने अपने राजसी आभामंडल को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों भी अपनी तबाही का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे कबीले के मुखिया तुम दोनों को इस गुस्ताखी के लिए कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे।
उसने आखिरी बार अपनी आंखों में नफरत भरकर कहा, सच कहूं तो मुझे तुम्हारी इन खोखली धमकियों से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। माया ने कहा। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने इस कमांडर को यहीं समाप्त नहीं किया तो पृथ्वी पर हमेशा के लिए खतरा मंडराता रहेगा। तो फिर मेरे इस अंतिम प्रहार का सामना करो, कमांडर ने चिल्लाकर कहा। उसने तय कर लिया था कि वो अपने खून की आखिरी बूंद तक माया से लड़ेगा। माया ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को चरम पर पहुंचाया। उसके चारों तरफ एक ऐसा विशाल वायु का घेरा तैयार हुआ जो सामने आने वाली हर वस्तु को बारीक टुकड़ों में काटने के लिए पूरी तरह सक्षम था। वो बवंडर लाखों तेज छुरियों की तरह घूम रहा था, जिसे देखकर कमांडर के मन में पहली बार साक्षात मौत का खौफ पैदा हुआ। कड़ाक! अचानक उस कमांडर के पूरे शरीर से खून के रंग जैसी लाल रंग की बिजलियां फूटने लगीं। उन लाल बिजलियों के उसके शरीर को ढकते ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। इसने तो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कल्टीवेशन के मूल रक्त को जलाना शुरू कर दिया है। माया ने उसकी इस बदली हुई शक्ति को देखकर तुरंत पहचान लिया। वो समझ गई कि ये व्यक्ति अब पूरी तरह पागल हो चुका था। बहन माया, ऐसा लग रहा है कि ये अब पूरी तरह हताश हो चुका है और अपनी आखिरी सांसों पर लड़ रहा है, रीना ने पास आते हुए कहा। अगर ये इस आत्मघाती तकनीक का उपयोग नहीं करता तो मैं इसे अगले ही पल वैसे भी मार डालती, माया ने कहा। आपने इसे इतना मजबूर कर दिया कि ये अब आत्मदाह पर उतर आया है, रीना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। रीना, तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो? इस मूर्ख ने ये रास्ता खुद चुना था। लेकिन अब थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपनी इस पूरी विनाशकारी ऊर्जा का रुख हमारी पृथ्वी की तरफ मोड़ने की योजना बना रहा है। माया ने अचानक चौंक कर रीना को आगाह किया। इसे ये घिनौना कृत्य कभी मत करने देना, रीना ने घबराते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर उस लाल बिजली का एक भी अंश पृथ्वी पर गिरा तो उसके सभी प्रियजन पल भर में नष्ट हो जाएंगे। मैंने जो वायु का सुरक्षा गुंबद बनाया है वो इसके इस प्रहार को रोकने के लिए काफी होना चाहिए, माया ने कहा। फिर भी मैं अपनी तरफ से पृथ्वी की सुरक्षा को और मजबूत कर देती हूं। रीना ने अपनी पूरी जल ऊर्जा को पृथ्वी के चारों तरफ फैला दिया, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल पर पानी की एक अत्यंत मोटी और अभेद्य सुरक्षा परत तैयार हो गई। मुझे पता चल चुका है कि यह निचला ग्रह तुम दोनों के लिए बहुत कीमती है, तो फिर मैं पहले इस जगह को ही नष्ट कर देता हूं ताकि तुम दोनों तड़प तड़प कर मरो। कमांडर ने जब देखा कि वो माया और रीना को सीधे मुकाबले में नहीं हरा सकता तो उसने पृथ्वी को निशाना बनाने का आत्मघाती फैसला किया। मैंने तुमसे कहा था कि ये महारानी तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगी। माया ने अपनी वायु बवंडर को सीधे कमांडर की लाल बिजली की तरफ मोड़ दिया। धड़ाम! अंतरिक्ष में एक भीषण टकराव हुआ। कमांडर अब माया और रीना के हमलों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए केवल पृथ्वी को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक रहा था। वो हवा में इतना फुर्तीला हो चुका था कि वो उन दोनों की ऊर्जा को चकमा देकर लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि माया और रीना के जो भी हमले कमांडर के शरीर पर लग रहे थे वो उसके शरीर के आर पार निकल जा रहे थे। उसका शरीर किसी तरल पदार्थ की तरह लचीला और पारदर्शी हो चुका था। हमारे हमले इसके शरीर को छू क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये कोई भ्रम है? माया और रीना ने हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। इसके पास अब कोई भौतिक शरीर बचा ही नहीं है। रीना ने उसकी ऊर्जा के स्वरूप को देखकर आखिरकार असली वजह पकड़ ली। इसने हमारे हमलों से बचने के लिए अपने खुद के भौतिक शरीर की आहुति दे दी है और खुद को पूरी तरह एक ऊर्जा आत्मा में बदल लिया है, माया ने इसकी इस खतरनाक चाल को समझते हुए कहा। तुम दोनों औरतें सचमुच बहुत बड़ी मूर्ख हो जिन्होंने मुझे ये अपनी परम तकनीक पूरी करने का समय दे दिया। अब तुम चाहकर भी मुझे छू नहीं सकती और तुम्हारी आंखों के सामने मैं इस खूबसूरत दुनिया को राख के ढेर में बदल दूंगा। कमांडर ने पागलों की तरह हंसते हुए सीधे पृथ्वी की तरफ गोता लगाया। माया और रीना के चेहरों पर अब गहरी चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। उन्होंने अपनी हर मुमकिन तकनीक का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की। यहां तक कि रीना ने अंतरिक्ष में पानी का एक महाभंवर भी तैयार किया, लेकिन चूंकि वो कमांडर साक्षात बिजली के रूप में बदल चुका था, इसलिए वो उस भंवर की गति से भी तेज दौड़ते हुए सीधे पृथ्वी के सुरक्षा कवच की तरफ बढ़ने लगा। समय हाथ से निकलता जा रहा था और वो विनाशकारी लाल बिजली पृथ्वी के वायुमंडल के अत्यंत करीब पहुंच चुकी थी। हा 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 हा, अब तुम्हारी इस प्रिय दुनिया का अंत निश्चित है, इसे नष्ट हो जाने दो। कमांडर ने पृथ्वी की सतह से टकराने के लिए अपनी गति को दोगुना कर दिया। रीना द्वारा बनाया गया जल सुरक्षा कवच भी उस तीव्र बिजली की ऊर्जा के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। बूम!
ठीक उसी पल जब वो लाल बिजली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश करने वाली थी, अचानक कहीं से एक अत्यंत शक्तिशाली मुक्का हवा में लहराता हुआ आया और उसने सीधे उस लाल बिजली के केंद्र पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वो कमांडर कई 100 मील पीछे की तरफ जा गिरा। धिक्कार है, ये अचानक क्या हुआ? एक अदृश्य आत्मा होने के बावजूद मुझे इस भौतिक मुक्के का झटका कैसे लगा? कमांडर ने पीछे की तरफ संभलते हुए दर्द से चिल्लाकर कहा। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी इस धरती को नष्ट करने का विचार भी अपने दिमाग में लाओ। तभी अंतरिक्ष के उस सूनेपन को चीरते हुए आर्यन वहां प्रकट हुए। आर्यन ने सही समय पर आकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले उस विनाशकारी संकट को अपने एक ही प्रहार से रोक दिया था। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तुम वही लड़के हो जिसने हमारे कबीले के महान योद्धा गोवर्धन की बेरहमी से हत्या की थी। कमांडर ने आर्यन के चेहरे को पहचानते हुए गुस्से से कहा। तो तुम उसी गौ कबीले के बचे हुए कचरे हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद चलकर यहां तक आ गए हो। अब तुम्हें भी अपने उस साथी के पास जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए, आर्यन ने अत्यंत कड़े स्वर में कहा। आर्यन ने अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ उठाया और अपनी परम दिव्य स्वर्गीय बिजली का आह्वान किया। उस दिव्य स्वर्णिम बिजली के प्रकट होते ही अंतरिक्ष का वो पूरा हिस्सा जगमगा उठा और आर्यन ने बिना एक पल की देरी किए उस अभिमानी कमांडर को साक्षात ईश्वरीय बिजली के नीचे पूरी तरह कुचल कर रख दिया।